अमेरिकी हेज फंड्स बहुत पैसा बना रहे हैं इंडिया में वाया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो पैसा हमारा लूज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो ज़्यादातर हेज फंड्स के पास जा रहा है। उन्होंने अप्रैल 2024 मीडिया रिपोर्ट का मेंशन किया है और 24 अप्रैल 2024 वही दिन था जब हमने ये मुहिम छेड़ी थी। ये देखिए, वो जो ये येलो में जो आप देख रहे हैं ना, सेबी कैरिड आउट एनालिसिस बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स रेफरेंसिंग लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग। अभी सेबी का इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये इंटरिम ऑर्डर की है। अभी जब खुलासा होगा तो मेरा अनुमान ये है कि लगभग पूरा ही 36,500 करोड़ का 36,500 करोड़ पूरा ही लगभग मैनिपुलेशन से आया है। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिस्गॉर्जमेंट ऑर्डर 4,800 करोड़ प्लस का, और अभी तो सिर्फ बैंक निफ्टी का। मैंने बार बार एक बात की थी कि कैसे भारतीय रिटेलर्स फंस रहे हैं। हेज फंड की मशीनें काम कर रही हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं और यहाँ पर 93% ट्रेडर्स पैसा लूज कर रही हैं। कल 9 मिनट में बैंकेक्स के ऑप्शंस में बड़ा खेल हुआ। ये पूरा का पूरा एक्सपायरी गेम है, पूरा का पूरा। इसमें फंसता है रिटेल ट्रेडर, इसमें फंसता है हमारा व्यूअर, क्योंकि वो ऑप्शंस का चस्का लग चुका है। इसे देखकर कोई मुझे बता दे कि इसमें क्या हो रहा है। आप हर हफ्ते इस तरीके के खेल नोटिस कर रहे हैं। 15 में से 2 एक्सपायरी में ऐसा अपने को मिल ही जाता है जहाँ पे एबनॉर्मल मूव्स आते हैं। जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्योरली रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। 22,100 की कॉल 20 रुपए वाली कॉल 304 रुपए तक गई, और 22,400 की पुट लेकर आइए जहाँ पर वो गेम हुआ है जो 22,400 की पुट जीरो हो गई। ये एक चीज़ है, इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं इसे हम। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर हमारे लिए रही है और हमने हमेशा इस चीज़ की बात की है। भले ही कुछ लोगों को अच्छा ना लगा हो, लेकिन फैक्ट यही है कि इस पर हम लगातार कवरेज करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। खैर, आगे शो की शुरुआत करते हैं और आज के शो की शुरुआत थोड़ा सा आज बाज़ार लोअर लेवल पर है। आज जो हमारी रीसेंट रेंज रही है 25,350 से 25,550, 25,650 की, उसके लोअर एंड को हमने आज टेस्ट किया है। और अगर निफ्टी ने 25,350 तोड़ा तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिव होगा, फिर शायद वो 20 डेमा जैसे कहते हैं ना, वो कम्स इनटू पिक्चर 25,200 के आसपास है जो। और मार्केट ब्रेथ ये भी आज कमज़ोर रही है। तो लेट्स सी, आईटी बैंकिंग दोनों वीक हैं, दोनों ने आज थोड़ा सा इंडेक्स को नीचे खींचा। लास्ट का 1.5 घंटा कैसा रहेगा इस पर नज़र रहेगी। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 1.5 घंटा कैसा रहेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन मार्केट आज बिल्कुल पस्त नजर आ रहा है। आंकड़े रखे आपने सामने, और मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से बिकवाली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा, कंसर्निंग तो है। लेवल्स आप बता रहे थे 350 अगर ब्रीच करता है तो बहुत ही नेगेटिव होगा, तो क्या अनुमान अभी आपका? एनालिसिस क्या कहती है? क्या हम 350 को तोड़ेंगे अभी, या फिर और मतलब कंसर्निंग फैक्टर लग रहा है जिस तरह से बिकवाली आज हावी हुई है मार्केट में? देखिए, अभी तो कहना जल्दबाजी होगी। अगेन हम क्योंकि इतने दिन से रेंज में रहे हैं, हमको 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट के मूव बड़े लगते हैं। 100 पॉइंट का मूव एक्चुअली निफ्टी में कुछ भी नहीं है, 1/3% है। लेकिन ये एक्सपायरी का भी मूव हो सकता है श्रेया। हम अभी भी एक रेंज में हैं, अभी भी मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा। जैसे परसों के मूव को हमने ब्रेकआउट नहीं माना था जब मार्केट में एकदम से लास्ट में रैली आई थी, तो जैसे परसों ब्रेकआउट नहीं था, आज भी ब्रेक डाउन नहीं है। अभी भी हम उस रेंज में ही हैं। कुछ न्यू एज जैसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर अच्छी रौनक है आपको। डिफेंस और आईटी वहाँ बड़ी बिकवाली है, तो इंडिविजुअल पॉकेट्स हैं। आई थिंक टीसीएस के नंबर्स के बाद शायद एक क्यों मिले हमको। लेवल्स की जहाँ तक बात है, देखिए पहला सपोर्ट है आपका 25,350 पर। वो एक मेक और ब्रेक लेवल रहा है हमारे लिए, रेंज का लोअर एंड। आज भी एक बार के लिए तो उसको डिफेंड करा हमने, और बड़ा सपोर्ट फिर आपका 25,250 पर आएगा। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 25,450 पर, और उसके बाद 25,550 पर। लेकिन आज सुबह भी जो हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि पुट राइटर के मुकाबले कॉल राइटर का कन्विक्शन कहीं हायर है, जबकि हम 25,500 से ज़्यादा करीब थे, फिर भी 25,500 में ज़्यादा कॉल राइटिंग थी बजाय कि 25,400 की पुट में, जो शायद आज आपको दिखाई भी दे रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी श्रेया थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। अगर आप देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ पर, ये एक इंडेक्स आज भी ठीक है, 100 पॉइंट नीचे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर 56,800 से 57,000 का सपोर्ट है, और 57,200 से 57,400 एक बहुत छोटी रेंज है, उसका रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा, ये ब्रेकडाउन नहीं है और ये एक्सपायरी रिलेटेड प्ले हो सकता है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन?
अनुज, गुड आफ्टरनून। 10 डिमा की ट्रजेक्टरी को तोड़ने का थोड़ा सा स्टॉक्स पे इम्पैक्ट विजिबल है अनुज। और जिस स्टॉक फ्यूचर के चलते इस रेंज को मैं थोड़ा, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार शुरुआत वहीं से करूंगा विद डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। रिलायंस थोड़ा सा प्रेशर में आया। रिलायंस हालांकि याद रखिएगा इस वक्त एग्जैक्टली अपने 10 डिमा पर ट्रेड करता हुआ। सो आज की क्लोजिंग और रिलायंस दोनों पे काफ़ी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये 10 डिमा पे ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली। हालांकि शेडिंग अभी तक नहीं हुई है, इतना लॉन्ग ओआई घटा नहीं है अभी। लेट्स सी, आई मीन क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर है ये। जहां तक स्विंग के लिहाज से देखें तो HDFC AMC अनुज अभी भी स्टैट्स पे स्ट्रॉन्ग स्टेबल। आज सुबह आपका स्टॉक भी था ये 1% ऊपर एंड हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। शानदार यहाँ पे बिल्डअप है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ऐसे बाजार में जो कि हल्का सा कोलैप्स भी हुआ है, करीब करीब 2% का लॉन्ग साइड पे ओआई एडिशंस, पुट राइटर के कन्विक्शन है, ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर। और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक बहुत ओवरबॉट है, तो प्लेसमेंट लुक्स HDFC की अच्छी यहाँ पर। दूसरा, इट्स अ सरप्राइज पैकेज, थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज है, और वो है मारुति। आज करीब करीब 7% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे जरा एक बार आप स्टैट्स देखिए अनुज, यहाँ पर भी स्टैट्स आज सरप्राइजिंगली बेटर हैं, 7% ऊपर। बट ये जो पूरी 12,700 का रेंज एक सप्लाई जोन के तौर पे काम करता है। बट आज सुबह से आई थिंक फर्स्ट टिक से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पे, 4% ओआई बिल्डअप यहाँ पे हुआ। फिर रखूँगा मैक्स फाइनेंशियल्स, आपकी स्क्रीन पे आएगा, ऑलमोस्ट ये भी 2% ऊपर। इसमें एक कोलैप्स था इस पूरी सीरीज में, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, लेकिन आज 20 डिमा की ट्रजेक्टरी को रीगेन करके ऑलमोस्ट 10 डिमा हिट करता हुआ शॉर्ट्स बैकफुट पे हैं, तो एक रिवर्सल की तैयारी करता हुआ ये। और रही बात अनवाइंडिंग की, शॉर्टिंग की, प्रेशर की और क्रिटिकल एवरेजेस के मतलब सरेंडर करने की, उसमें अनुज आज केमिकल बास्केट में काफ़ी सरेंडर हुआ है। और इस वक्त इस एक स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स आरती इंडस्ट्रीज 449। इसने बड़ी मुश्किल से 200 डिमा रीगेन किया था, लेकिन आज SRF कोलैप्स हुआ एक बार, UPL कोलैप्स हुआ एक बार, और अब थोड़ी सी केमिकल्स में शॉर्टिंग के प्रेशर विजिबल है। आरती इज नाउ ट्रेडिंग बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, 4% ओआई बिल्डअप और ह्यूज। अनुज ये देखिए, बात करते करते हमने 25,400 की ट्रजेक्टरी को एक बार फिर से रीगेन कर लिया। इसका मतलब 10 डिमा को और स्पोर्ट राइटर्स के जोन को आज सरप्राइजिंग क्या लगा? आई मीन इस बाजार को रीड करना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, रोज़ सेक्टर लेवल ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। आज किस चीज़ ने सरप्राइज किया आपको नेगेटिवली इस सेटअप के बीच में? वीरू, बात करते करते हम 25,425 पर आ गए। देखिए ये पूरा का पूरा एक्सपायरी मैजिक आपके वही 10 डिमा। हाँ, तो इसीलिए मैं जब कहा था अभी भी कोई हम ब्रेकडाउन नहीं है इस मार्केट में। आई थिंक आज जो मुझे सरप्राइज़ लगा वीरू, वो मिड कैप्स लगे, क्योंकि एक मिड कैप में एक सेंस बन रही थी कि ठीक है थोड़े थके जरूर है मिड कैप, लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ ठीक ठाक ही रही थी। लेकिन पिछले 3-4 दिन से वहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों को वहाँ पर भी लग रहा है कि अब थोड़ा सा मामला जो है ना वो थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक मिड कैप को लेकर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा था। बट अदरवाइज एज सच और कोई सरप्राइज, देखिए आजकल मैं उस स्टेज में हूँ जहाँ मुझे कुछ सरप्राइज़ नहीं करता। मार्केट वैसा हो गया कि कोई सरप्राइज़ है नहीं इस समय मार्केट में। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है एक्सपायरी वाले दिन खास तौर से। तो एनीवे, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उल्टा वॉलेटिलिटी और बढ़ गई है पिछले 2-3 एक्सपायरीज में कम होने के बजाय। तो ट्यूसडे और थर्सडे को क्लियरली थोड़ा सा, और ये वेक्स में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ वीरू। अनुज आपने एक बात गौर करी कि वॉलेटिलिटी तो है बट बहुत ही एक थिन चैनल में, यानी बिल्कुल इस इशू के बाद आई मीन वो चीज़ समझने लायक है। क्या अब आने वाली एक्सपायरीज जो वीकली एक्सपायरीज हैं वो ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में जाएंगी विदाउट एनी फियर ऑफ बीचिंग दैट रेंज? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ऑप्शन राइटर भी एकदम फुली सिक्योर रहता है। बीच में एक आध एक्सपायरी ऐसी आती है ऑप्शन राइटर की भी बैंड बज जाती है, तो उसमें मतलब आई थिंक ये कोई इतना आसान नहीं है ये। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, और जो ट्रेडर बैठ के कर रहे हैं वो जानते हैं कैसे हो रही हैं ये चीज़ें। लेकिन कहने को रेंज है, कहने को हम अभी भी रेंज में रहे हैं, लेकिन हाँ ये पिछले 3-4 एक्सपायरी क्लियरली ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करी हैं। मेरे ख्याल से एक आध एक्सपायरी आएगी जिसमें वो एकदम से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून, बताइए आज का कार्यक्रम।
जी उससे पहले एक और सवाल था मेरा। टीसीएस के नतीजे आज शाम तक आ जाएंगे और आईटी जिस तरीके से आज टूटा है 1% के करीब, टीसीएस के नतीजे कितने इंपॉर्टेंट आईटी स्पेस के लिए, साथ ही पूरे मार्केट ओवरऑल अगर आप देखें, और क्या उम्मीद लगा के चल रहे हैं फिलहाल आप? देखिए, पहली बात तो ये है, अब अगर मैं एक बोल्ड कॉल लूँ यहाँ पर, एक बार टीसीएस का 2 हफ्ते का चार्ट रखिए जरा स्क्रीन पर, और मैं बताता हूँ मैं क्या पॉइंट रेस करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि अनलेस एंड अनटिल, ये देखिए टीसीएस का 2 हफ्ते का चार्ट है, उसमें भी चलिए 1 हफ्ते का रखिए, 7 दिन का रखिए, 14 डेज में शायद वो इमेज ना कैप्चर जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अनलेस एंड अनटिल टीसीएस एकदम हॉरिफिक कमेंट्री दे, नंबर्स को आप भूल जाइए एक बार के लिए। नंबर्स में क्या है, टीसीएस के केस में 0.5% का डिक्लाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो 1% हो जाए, 0.5% के बजाय। वो प्रॉफिट में हो सकता है कि डिक्लाइन थोड़ी ज़्यादा आ जाए, हो सकता है मार्जिन पर हल्का सा हिट आ जाए। लेकिन अगर कमेंट्री में उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं ये सबसे ख़राब क्वार्टर था क्योंकि वो ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी थी, तो क्लाइंट्स थोड़े से परेशान थे, लेकिन अब क्योंकि वो पॉज लग गया वहाँ पर और ट्रेड डील्स होने लग गई, तो इसके लिए अब चीज़ें बेटर हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी। अपसाइड के लिए लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए और कुछ तो दिखना चाहिए मार्केट को कि बहुत स्ट्रांग आ रहा है। आई थिंक टीसीएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स आगे जाकर 1-2 नंबर्स आएंगे, HCL टेक के नंबर्स आएंगे, कोफोज के नंबर्स आएंगे, इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। आई थिंक इनमें से खासतौर से इन्फोसिस, क्योंकि वो गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, टीसीएस गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करती। इस बार सरप्राइजिंगली इन्फोसिस के नंबर्स थोड़ा लेट है, 23 तारीख को, वरना नॉर्मली इन्फोसिस के 2 दिन बाद आ जाते हैं। देखते हैं, कमेंट्री पर नजर आएगी। ये मार्केट ये मान के चल रहा है कि हेडलाइन नंबर थोड़े खराब होंगे आईटी कंपनियों के, लेकिन वो कोई सरप्राइज नहीं होगा मार्केट के लिए, मान के चलिए। ओके, तो बहुत कुछ निर्भर करता है मैनेजमेंट की कमेंट्री पर। अब देखते हैं कि टीसीएस के नतीजे कैसे आते हैं और मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। जिस तरीके से मार्केट में आज बिकवाली हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी। कहाँ पर बिकवाली आज हावी होती हुई नजर आई? भारतीय एयरटेल जैसा हैवीवेट टूटा, 2.5% गोता लगा गया आज के सत्र में। आईटी स्पेस में तो आज पेन है ही, विप्रो देखिए टूट गया, इन्फोसिस 1.5% के करीब टूटता हुआ नजर आया। HDFC लाइफ थोड़ा 1.5% के करीब बैकफुट पे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा आज। इसके अलावा आज डिफेंस स्टॉक्स में आपको बिकवाली दिखेगी। भारत डायनेमिक्स टूट गया 4.5% से ज़्यादा, सोलार इंडस्ट्रीज 3.5% डेंट लगा इस पे, PI इंडस्ट्रीज भी मुनाफा वसूली का शिकार हुआ 3.5%, और आरबीएल बैंक में भी 2.5% की गिरावट आज के सेशन में आई। लेकिन गिरते बाजार में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हुई। ऑटो स्पेस से देखिए मारुति सुजुकी आज चढ़ गया 1.5%। इंडसइंड बैंक लगातार संभालने की कोशिश कर रहा था, कंट्रीब्यूटर प्लेट में इसका जिक्र भी 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। IIFL फाइनेंस अगेन 2.5% के करीब तेज होकर कारोबार कर रहा है। नाइका लगातार स्ट्रॉन्ग और 2.5% की तेजी के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ग्लेनमार्क फार्मा एक लौता स्टॉक फार्मा स्पेस से जहां पर खरीदारी आज हमें बढ़ती हुई देखिए। पूरा फार्मा स्पेस पेन में, लेकिन ग्लेनमार्क चढ़ गया 0.4% की तेजी के साथ। PFC बिग स्टॉक्स में शामिल, सटीक एनालिसिस 3% की करीब यहाँ पे तेजी, ब्रोकरेजेस भी बुलिश आगे और समझेंगे शो में। प्रेस्टीज स्टेट्स आज 2.5% के करीब, रियल्टी स्पेस में आज इनफैक्ट बाइंग नजर आ रही है काफी दिनों के बाद, तो 2.5% ये तेज हो गया। पेटीएम में भी खरीदारी होती हुई नजर आई है 2.5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ मैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, प्रशांत सावंत, रुचित जैन और सुमिल मेहता जी से। 2:15 पर वमाक्षी बताएंगे आपको एएमसी शेयर क्यों भाग रहे हैं। 2:20 पर समझेंगे पावर फाइनेंस वाले शेयर क्यों चल रहे हैं। 2:25 पर यश जैन जून का लाइफ इंश्योरेंस डेटा लेकर आएंगे। 2:35 पर LIC और IDBI बैंक पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे। और फिर 2:40 पर एनवीडिया पर कुछ खास जानकारी भी देंगे आपको ओरमाज। और 2:45 पर डीमार्ट के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे दीपाली राणा। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पर यतिन मोता बताएंगे आपको डिलीवरी रूम में कौन से शेयर्स पे फोकस है। 3:10 पर एनर्जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और उनसे ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक वही रहेगा जो कल था 2 बजे, कंटेनर कॉर्पोरेशन। उसका टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन अब भी इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ट्रेड करा 626.40 के आसपास, 624 का स्टॉप लगाना चाहिए, ₹2 ₹2.5 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट 640 के अब भी नजर आते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथ है, कंटेनर कॉर्पोरेशन।
ओके, कंटेनर कॉर्प 626 शानदार मूव। यहाँ पे जरा कंटेनर कॉर्प का एक बार चार्ट लिखे आइएगा प्लीज़ स्क्रीन पे, और प्लीज़ वाई भी रखिएगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आज के कंप्लीट सरप्राइज पैकेज वाले स्टॉक्स की ट्रेजेक्टरी में। कंटेनर कॉर्प 626 अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूव, क्लियरली साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। मानस, गुड आफ्टरनून, आपके आज के ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, नायका पे खरीदारी करनी है। कल भी यहाँ पर मैंने ऑप्शन रिकमेंड किया था 210 वाला, जिसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। लेकिन आज जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी करीब 12-15 रुपए का मूव तो आपको नायका में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर नायका निकला है। तो नायका में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी 214.90, 215 के जस्ट नीचे 214 रुपए 90 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 227 रुपए की टारगेट सेट कर देंगे, ये कैश लेवल्स है। 220 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 8 रुपए की टारगेट सेट कर ले। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, मानस जी ने पिक किया नायका। शानदार तेजी आज के सेशन में नहीं, पिछले कुछ सत्रों से में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की राय, और 227 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिलहाल नायका में। आशीष भाई जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि एनबीएफसीज में कंटिन्यूसली एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। कल के सत्र में हमने देखा था 20 DMA से इसने ब्रेकआउट दिया, और आज फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी देखने मिली है यहाँ पर। तो 935 का स्टॉप लॉस लगाकर बजाज फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। ऊपर में मुझे लगता है 970 और 990 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब प्रशांत जी को जोड़ा जाए। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी, बताइए आपकी ट्रेड। जी, अनुज जी, विरू जी, श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अभी जस्ट अनुज जी 12 बजे के शो में विरू जी के साथ MFSL का ऑप्शन मैंने डिस्कस किया था। मैं इसी को एक ट्रेड में कन्वर्ट करके देखना चाहूंगा। यहाँ बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है, करीबन 1590 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ करीबन 1570 1570 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1625 से लेके 1640, 1625, 1640। जी हाँ, मैक्स फाइनेंशियल्स क्लियरली शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होती हुई और की एवरेज को रिगेन करता हुआ। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं लास्ट कैप के साथ ही जाना चाहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स में। पहला ट्रेड होगा M&M में एक कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, और 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ये पूरा जो कंसोलिडेशन है, मैं समझता हूँ ऊपर की तरफ टूटेगा, व्यू पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस होगा 3110 और टारगेट ऊपर में होगा 3280। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा सोमिल जी के पिक आती हुई, तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबस ने पिक किया कॉनकॉर, यहाँ पे खरीदारी की राय, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर नोट करते हुए जाएगा। 640 का इनफैक्ट वो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मानस जी ने नायका को पिक किया, 227 तक के टारगेट वो कैश में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही आप 220 वाला कॉल ऑप्शन भी प्रेफर कर सकते हैं। आशीष बैती जी को पसंद आ रहा है बजाज फाइनेंस, वहाँ पे बेट लग सकती है उनके मुताबिक। प्रशांत जी को पसंद आ रहा है मैक्स फाइनेंशियल, वहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। सोमिल जी ने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा सुझाया, बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से। धर्मेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेश कांत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम पे, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट अब अर्निंग सीजन चालू हो रहा है, तो मुझे लगता है इस अर्निंग सीजन में जहां से आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिख सकती है, उसमें से एक कॉर्नर बनता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस का। जो अपडेट्स आए थे उसमें एक आधा को छोड़ के बाकी सबके काफ़ी अच्छे अपडेट आए थे। वहाँ पे जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो स्ट्रांग लग रहा है। और मेरी सलाह यही रहेगी कि यहाँ पर अगर एक बास्केट बना के चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ये PNB का एक 3 का बास्केट बना के चलें, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपेयर टू अदर अर्निंग्स अपडेट, इनके अर्निंग अपडेट में आपको 12-13% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मिलेगी, और 10-15% का एक नियर टर्म अपसाइड प्राइस टारगेट मिल सकता है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, मैक्स में क्यों तेज़ी आई इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे ही। लेकिन आज जो सुबह इंश्योरेंस के डेटा आए थे उसमें मैक्स का नंबर क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा था, और एक स्ट्रॉन्ग बेस पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी मैक्स की। और मैक्स पहले आई थिंक 500-600 रुपये पे शायद हमने स्पॉटलाइट में कवर किया था, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन तब ये बहुत अंडर वैल्यूड हुआ करता था। अब तो खैर वो अंडर वैल्यूड नहीं रहा, और काफ़ी चला है पिछले 3 महीनों में तो खास तौर से। लेकिन ये एक कारण था। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं एक्सिस मैक्स का
21% जून का और Q1 का 22% अच्छी ग्रोथ, क्लियरली एक स्टैंड आउट परफॉर्मर मैक्सी रहा। कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमज़ोर बाजार में भी आज AMC शेयरों में रौनक है और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज का हमारा बिग स्टॉक HDFC AMC। एक बार स्टॉक दिखाइए वो नाउ। इस सेक्टर पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक बुलिश रिपोर्ट निकाली है, इसके लिए चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, आज AMC स्टॉक्स फोकस में है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट है और इनका कहना है कि AMC के जो वैल्यूएशन मल्टीपल है ये बढ़ सकते हैं और उसके लिए उन्होंने रैशनल दिया है। उसका पहला कारण उनका कहना है कि SIP के जो ट्रेंड अगर हम देखें तो काफ़ी ही मजबूत और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है, सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे हैं SIP फ्लोज। इसके अलावा उनका कहना है कि कमीशन रैशनलाइज हो रहे हैं और ये जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उनका AUM भी बढ़ रहा है, जिसके चलते कॉस्ट साइड पर कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। जो हायर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इनकम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टैक्स कट और रेपो रेट कट के बाद, इससे भी कंपनीज का फ़ायदा हो सकता है और पॉसिबली हायर ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशंस है नए एसेट क्लास MF के जो आने वाले हैं उसकी वजह से, स्पेशली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। रेगुलेटरी रिस्क जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कैपिटल मार्केट प्लेस के लिए, ये भी AMCs के लिए काफ़ी लो है, तो ये एक दूसरा रैशनल है उनके ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से। लार्जली अगर हम देखें तो AMC स्टॉक्स का रिटर्न करीब 34% एवरेज रहा है FY26 से जो स्टार्ट हुआ है ईयर, उससे वैल्यूएशंस भी हालांकि उनके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, वेल प्लेस्ड है, ऐसा उनका मानना है। मगर जो कम्पिटिटिव प्रेशर है ये इनके मुताबिक एक की रिस्क है, तो इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। मगर ओवरऑल उनका मानना है कि वैल्यूएशन री रेटिंग हो सकती है AMC स्टॉक्स के लिए और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि UTI AMC, HDFC AMC सारे ही काउंटर्स आज फोकस में है। बिल्कुल, शुक्रिया वामाक्षी जानकारी के लिए। बिल्कुल सारे काउंटर्स आज अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। HDFC AMC हमारे बिग स्टॉक्स में शामिल 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शानदार रैली इन पर्टिकुलर काउंटर्स में हमें देखने को मिल रही है। धर्मेश जी, इस पूरे स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप, AMC स्पेस को, और स्पेस से कोई ऐसे काउंटर्स जो अभी आपको पसंद है जहाँ पे बेट लग सकती है? देखिए, पूरा AMC स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है कंपेयर टू अदर कैपिटल मार्केट प्लेस ट्रेडिंग जंक्शन में, और उसमें इसका बास्केट बना के आपको चलना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर स्टॉक तो पॉइंट आउट करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ट्रैक्शन जो है सब तरफ दिख रहे हैं और बेसिकली जो म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड स्कीम्स जिनके पास ज़्यादा है, मिक्स्ड स्कीम्स भी है इक्विटी डेट के, वहाँ पर आपको ट्रैक्शन मिलेगा। अवॉइड करने की सलाह ये रहेगी कि ब्रोकिंग कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उसको फॉर द टाइमिंग आप अवॉइड करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में थोड़ी और वहाँ पर वॉल्यूम डीग्रोथ होगी, मार्केट थोड़ा लैकलस्टर रहने वाला है एक आधा महीने के लिए। एट द सेम टाइम अभी सेबी के नए रूल्स क्या आते हैं ऑप्शंस को लेकर के, वहाँ भी देखना पड़ेगा, उसके भी अटकलें लगेगी। ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडिंग की वॉल्यूम घटते जा रही है, तो ब्रोकिंग अवॉइड करें। एक्सचेंज रिलेटेड MCX BSE जो कंपनियां अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो वहाँ बने रहें, बट वहाँ से नई एंट्री करने की सलाह नहीं रहेगी, फ्रेश एंट्री को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और AMC में निपॉन हो गया, HDFC AMC हो गया, ये सब अच्छे विकल्प है, बट इसका भी बास्केट लेके चलें। ओके, बास्केट लेके चलें। एक डेडिकेटेड एक स्टॉक पे अगर आप देखें, मात्र एम्फोसाइज ना करिए, तो ये AMC स्टॉक की कहानी है। शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, एक लेके आइए आप बजाज फिनसर्व। आशीष बहती जी, आपका व्यू चाहूँगा मैं। इनफैक्ट बजाज फिनसर्व को मैं नोटिस कर रहा था, एक रेंज फॉलिंग चैनल, उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। कुछ मैं आउट ऑफ मनी कॉल्स का आपको एक हल्का सा सेंस देता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ पे। CMP है 2045 और 2040 की कॉल में कवरिंग है। हालांकि आउटस्टैंडिंग वाइज बहुत ज़्यादा नहीं थे यहाँ पर, बट जो सबसे बड़ी कॉल कंसंट्रेशन है अब वो शिफ्ट हो गया है 2100 पे। आशीष बहती जी, आपको ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन लग रही है क्या? मैंने अभी बहुत दिन हो गए, कोई रिएक्शन हमने B2 में नहीं देखा अब तक। बजाज फिनसर्व पे आपका टेक इस वक्त? जी वीरेन जी, काफ़ी अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है और जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस में मूव देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व में भी एक कैचअप मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ देखने मिल सकता है। और खरीदारी की सलाह है दोनों बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व में। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2020 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 2100 और इवेंचुअली 2120 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है।
किसी को अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है अगर इस बजाज फाइनेंस फिनसर्व को, तो 2040 की जो कॉल है उसमें ही खरीदारी की जा सकती है। 50 रुपए के करीब ये चल रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 42 का एसएल मेंटेन करे एंड 65 तक के टारगेट के लिए 2040 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, मीनवाइल एक बार नायका वापस लेकर आइए जरा, और देखिए F&O स्टॉक्स में भी कितना पैसा बन सकता है। 3 दिन पहले इसको हमने बिग स्टॉक में पिक किया था जब वो ब्लॉक डील का वो सेलिंग प्रेशर था वो ख़त्म हुआ था, और कल इसको हमने स्पॉटलाइट में लिया था। थोड़ा लंबा चार्ट दिखा दें प्लीज़। और देखिए वो जब से वो सेलिंग ख़त्म हुई 198 से 218, मतलब करीब करीब 20% का मूव आया एक्चुअली। ये करीब करीब कितने 3-3.5 सेशंस में इस तरीके का मूव 10%, सॉरी 10%, 20% कैसे भूल गया मैं, 10% करीब का मूव आया है 3 ट्रेडिंग सेशंस में। धर्मेश जी, ये नायका है क्या आपकी कवरेज इस पर, और क्या व्यू होगा? जी मनोज जी, देखिए हम लोगों ने कवर किया था बट फंडामेंटली एक्साइटिंग स्टोरी नहीं लगी। रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा लोकल कंपटीशन बढ़ रहा है और इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वहाँ पर काफ़ी तकलीफें आ रही है। कोई जैसा ट्रैक्शन उम्मीद की जा रही थी उस तरह से ट्रैक्शन बिल्ड हुआ नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को मिल रहा है एंड उसको ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से शुरू से ही अनकंफर्टेबल था, बट उम्मीद थी कि इनका जो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी है प्लस इनके पास सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी आने लगेगी, डेट इज मिसिंग। तो ट्रेडिंग पेज आपको मिल सकते हैं इन बिटवीन, बिल्ट अप अराउंड न्यूज फ्लो सराउंडिंग नायका, बट जिस तरीके से अभी बाकी सब बड़े प्लेयर्स भी इसमें, जैसे अभी HUL ने मिनिमलिस्टिक का इक्वेशन कर लिया है तो उनकी रीच भी बहुत बड़ी है और मिनिमलिस्टिक एज अ ब्रांड काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल था। एक बहुत बड़ा कारण था कि जो नायका को काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो कंपटीशन दे रहे थे। तो हम लोगों का ये मानना है कि ये जो पूरा स्पेस है ये अभी थोड़ा डिसरप्टिव स्टेज में है। यहाँ पर अभी एक क्लियर प्ले आपको मिलेगा नहीं, ट्रेडिंग बेस इन बिटवीन जरूर मिल सकते हैं। सो फंडामेंटली एज अ इन्वेस्टमेंट प्ले हम लोगों ने इसमें अवॉइड किया है। ओके, एज अभी आपकी फंडामेंटली कवरेज में इसमें इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, अभी अवॉइड है। चलिए बात करते हैं PFC और REC की। आप कह सकते हैं एक लिहाज से आज स्टॉक ऑफ द डे भी हैं ये कॉम्बिनेशन होता है। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट है। क्या कहा गया है पावर फाइनेंस कंपनियों के बारे में? उस रिपोर्ट में क्या टारगेट्स दिए गए हैं, ट्रिगर क्या माना गया है? श्रेया से समझते हैं। श्रेया बताइए, इस रिपोर्ट में ये जितनी भी पावर फाइनेंस कंपनियां क्या कहा गया है इस पर? मेनली PFC REC को लेकर ही बात की गई है। मॉर्गन स्टैनली ने कवरेज इनिशिएट किया है दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर। आज हमारे बिग स्टॉक्स में भी शामिल था और शानदार रैली स्पेशली PFC दिखा रहा है। 3% ज़्यादा की तेज़ी के साथ PFC कारोबार करता हुआ नजर आएगा और REC भी 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है। ओवरवेट दोनों पर है। मॉर्गन स्टैनली 508 का टारगेट प्राइस PFC को दिया है, 485 का टारगेट प्राइस REC के लिए रखा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको ये दोनों ही स्टॉक्स। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 में अगर आप लोन के मोर्चे पे बात करें तो 12% कैगर हासिल कर सकती है दोनों ही कंपनियाँ। और एवरेज ROE की भी बात करें तो 17 से 19% का लक्ष्य भी हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा 3.8% से लेकर 4.5% के करीब डिविडेंड यील्ड बरकरार रह सकती है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। निवेशकों को इससे काफ़ी भरोसा मिलता है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर स्थिति में, इसलिए लुक्रेटिव लग रहा है ये दोनों ही स्टॉक्स, ये दोनों ही काउंटर। इसलिए मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट कॉल दोनों ही स्टॉक्स पर फिलहाल आती हुई। ओके, दोनों स्टॉक्स पर इस समय फिलहाल इस समय एक पॉजिटिव राय आती हुई PFC और REC पर। धर्मेश जी, इसमें अगर मैं 1-2 स्टॉक्स और जोड़ दूं, इरिडा फॉर एग्जांपल, क्या भी होगा आपका यहाँ पर? अनुज, देखिए सकारात्मक व्यू है पूरे स्पेस पर और जितने भी इन्होंने पॉइंट मॉर्गन स्टैनली ने हाईलाइट किए हैं ये पिछले 1-1.5 साल से सारे पॉइंट पर चेकलिस्ट में टिक मार्क ही थे। कहीं पर कुछ नई बात इसमें है नहीं। एक खाली नई बात यह है कि इनके एसेट क्वालिटी इनफैक्ट इम्प्रूव हैं, स्टेबल के जगह इम्प्रूवमेंट होते हुए लगे हैं। और जो डिस्कॉम से रिलेटेड प्रॉब्लम था, कैश फ्लो का जो रुकता था, वो पेमेंट अब रेगुलर बेसिस पर आने लगा। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इनके पेमेंट सरकार की तरफ से अटकते थे वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई है। तो कैश फ्लो सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। सरप्राइजिंगली काफ़ी डिप्रेस्ड वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। अभी 5-6 के PE मल्टीपल पर अवेलेबल है, जिसकी ROE आपको 17-18% के आसपास की ROE हो
एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी 12-13% मिनिमम दिखता है, ये कंजर्वेटिव साइड ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। तो ये दोनों पे तो 100% बाई करने की सलाह है। इरिडा मैं सिर्फ इसलिए अवॉइड करता हूँ कि वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे वो वहाँ उतनी कंफर्ट नहीं है जितने की पीएफसी में है। तो या तो आप बास्केट लेके चल सकते हैं, अगर टॉप पिक एक सिंगल पिक ही लेके चलना हो तो पीएफसी तो आराम से एक लॉन्ग टर्म प्ले है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी आराम से 20-22% मिलेगा। सो सारे पॉइंट से सहमत तो हुई मॉर्गन स्टैनली के साथ, एंड वैल्यूएशन कंफर्ट भी इस माहौल में, सो बाई करने की सलाह है। ओके चलिए, तो ये है आपका पावर फाइनेंस कंपनी रिव्यू। आज आप जरा लेके आइए डिफेंस स्पेस। आज भारत डायनामिक्स बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सोलार इंडस्ट्रीज बिलो 20 डे में जा रहा है 50 की तरफ, और इसमें मैं आपको बताऊं सोलार इंडस्ट्रीज में फर्स्ट टाइम पोस्ट 28 फेब एक नेगेटिव क्रॉसओवर 1020 का ये हो गया। फिर लेके आइए आप HL, आपकी स्क्रीन पे कैंडल रिवर्सल की संज्ञा, यानी जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी करता हुआ। मानस ट्रेडिंग पोजीशंस पे हमें प्रॉफिट्स भी बुक करने पड़ते हैं, और अच्छी बात यह है कि इन ट्रेड्स में अभी भी शायद 2 कैश प्रॉफिट पड़े होंगे। इनमें से सबसे अलार्मिंग चार्ट कौन सा लग रहा है आपको? कहाँ पे एग्जिट करके प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके बैठना चाहिए अब? तो देखिए, जहां तक बात HL की है, HL अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहेगी। देखिए, उसका रीजन ये भी कि अगर आप पिछला पूरा करीब 1 से 1.5 मंथ देखें तो 5000 के ऊपर निकलने में HL में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई है। तो कॉशियस अप्रोच रहेगी तो HL में रहेगी। स्टॉप लॉस आपको बस लगा के रखना है। अगर ये 4875 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉशियस अप्रोच रखिए। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेल पर कॉशियस अप्रोच फिलहाल आती हुई मानस जी की तरफ से, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं डिफेंस के कुछ काउंटर्स में। अब आगे बढ़ते हैं, और हम जिक्र भी कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल प्रशांत जी ने सुझाया भी कुछ काउंटर्स में अच्छी तेजी, वही कुछ काउंटर्स थोड़े गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन खबर क्या है इनके पीछे? तो जून और Q1 में लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े जो हैं वो दरअसल मिले जुले रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी यश जैन के पास। बताइए यश। अगर जून के लाइफ इंश्योरेंस आंकड़ों की बात की जाए तो एज अ सेक्टर काफ़ी मिले जुले रहे, आपने बराबर उस बात का उल्लेख किया। पर अगर 1 या 2 कंपनीज़ को देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि उसकी लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी जो कि है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है जून के महीने में, और अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर आए हैं। यानी कि जून लास्ट ईयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, फिर से जून इस साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो टोटल प्रीमियम कलेक्शन जो जून के महीने में रहा है उसमें 21% का ग्रोथ आया है। फर्स्ट क्वार्टर के प्रीमियम कलेक्शन में 22% का ग्रोथ आया है। जून में टोटल एपी 25% से ग्रो किया है, और रिटेल एपी में भी 22% का ग्रोथ आया है। HDFC लाइफ की बात करें, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी मिला जुला है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ख़राब है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस पे आया है। तो वो एक पॉजिटिव है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस पे मिला जुला ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। जून में टोटल प्रीमियम कलेक्शन में 6% की कमी आई है, पर Q1 में ये प्रीमियम 15% से बढ़ा है। टोटल एपी जून के महीने में 8% से ग्रो किया है, रिटेल एपी 12% से ग्रो किया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स जून के महीने में वीक आए हैं, और एक जो ख़राब बात है वो एक फेवरेबल बेस के बावजूद ये नंबर्स वीक आए हैं। जून में टोटल प्रीमियम कलेक्शन सिर्फ 4% से बढ़ा है, फर्स्ट क्वार्टर में 6.5% से बढ़ा है, टोटल एपी 11% से ग्रो किया है। पर जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ रही है वो है रिटेल बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे जून के महीने में 10% की कमी आई है। SBI लाइफ की बात करें, एक हेल्दी ग्रोथ रहा है, और जो इसे बेहतर बनाती है वो चीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस पे हेल्दी ग्रोथ रहा है। तो जून में टोटल प्रीमियम कलेक्शन 13% से कम हुआ, पर फर्स्ट क्वार्टर में ये ग्रोथ 3% है। टोटल एपी जून के महीने में 10% से ग्रो हुआ है, रिटेल एपी 14% से ग्रो हुआ है। फाइनली LIC वीक ग्रोथ, कमज़ोर ग्रोथ है ऑन अ मॉडेस्ट बेस, मिला जुला बेस था पर उस पर वीक ग्रोथ आई है। जून में प्रीमियम कलेक्शन में 3% की कमी आई है, फर्स्ट क्वार्टर में ये सिर्फ 3% से बढ़ा है। टोटल एपी में 9% की कमी आई है जून के महीने में, और रिटेल एपी सिर्फ और सिर्फ 2% से बढ़ता हुआ जून के महीने में दिखा है। बिल्कुल, यह शुक्रिया। तो क्लियरली स्टैंड आउट परफॉर्मर एक्सिस मैक्स यहाँ पर 690 पर
मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे याद दिलाया, 690 पर हमने इसको जब स्पॉटलाइट में कवर किया था, वो एग्जैक्ट लेवल था 2 साल पहले। खैर अब तो 1600 के करीब स्टॉक। यहाँ पर धर्मेश जी कोई स्टॉक पसंद है आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स में? इनमें रैली बड़ी हुई है पिछले 3 महीने में। बिल्कुल नहीं जी, और स्टॉक कोई पसंद है जिसमें बड़ी रैली नहीं हुई है, वो है LIC। रीज़न ये है कि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और एक डिसेंट, देखिए लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस को मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखना नहीं चाहिए। ये एक एनुअलाइज्ड पेनिट्रेशन का बिजनेस है, वहाँ उस हिसाब से आप देखें तो अभी भी वो लार्जेस्ट प्लेयर है। एक सप्लाई ओवरहैंग जरूर बना हुआ है जिसके कारण इसके स्टॉक प्राइसेस डिप्रेस्ड हैं, बट वैल्यूएशन में ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वैल्यू मल्टीपल्स ऑफ, चाहे वो मैक्स की बात करें, HDFC लाइफ की बात करो, आप SBI लाइफ की बात करो, ICICI प्रू लाइफ की बात करो, उसके 20% के वैल्यूएशन मल्टीपल पे ये अवेलेबल है। एट द सेम टाइम अगर आप ROEs देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा इसकी ROE है कंपेयर टू अदर्स। सो मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से निवेशक तो रहना चाहते हैं तो LIC यहाँ से तो डबलर है ही। हम लोग का टारगेट जो है 2100 का है, बट वो 3 साल के अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से लिया हुआ टारगेट है। तो हम लोग एक सिंगल स्टॉक को अगर पिक करते हैं सेगमेंट से तो LIC में कंसिस्टेंट बाई करने की सलाह रही है। ओके, LIC पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, अभी से नहीं काफ़ी समय से। अगर आप देखें इस पर आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है। बहरहाल रुचित भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रुचित, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। AMC स्टॉक्स में आज हमने सुबह से ही कल की जो न्यूज़ फ्लोस थे उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा, और इंस्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट थ्रू आउट द डे काफी स्ट्रेंथ ये पूरे स्पेस में नजर आई है। निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC ये टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक जो कंसोलिडेशन फेज में था उसमें 20 डेमा के ऊपर ही ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ, और आज प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस करके ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग देने की तैयारी में है। आज वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, सो हमें लग रहा है कि अच्छा फॉलोअप मूव हम निप्पॉन लाइफ में देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे 790 के नीचे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 850 के टारगेट्स के लिए। चलिए बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स का समय हो गया, टेंक प्ले करिए। और हमारे साथ गावा सर हैं, मानस हैं और सौमिल हैं। मानस, बताइए क्या रहेगी आपकी पिक? देखिए मेरा जो पिक है वो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 10-12 दिन से ये 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में खरीदारी करेंगे, 859 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 950 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, किर्लोस्कर ऑयल आपका बाय कॉल 889 पे। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा बलरामपुर चीनी पर, और इसमें एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ट्रेंड रिज्यूम किया है ऊपर की तरफ। ग्रेट सेटअप, स्टॉप लॉस होगा 595 और टारगेट होगा 660। 660 के टारगेट के लिए बलरामपुर चीन को पसंद आ रहा है सोमिल जी को टॉप कैश कॉल में, और 595 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, ध्यान रखिए। गावा सर, आप बताइए आपका टॉप कैश कॉल क्या है? या गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है AWL एग्री बिजनेस। मुझे इसका नाम पुराना क्या पता नहीं, मुझे कहीं अडानी विल्मर तो नहीं था, मुझे पता नहीं। AWL एग्री बिजनेस स्ट्रक्चरली लगता है बहुत बढ़िया पेस बना, ट्रेड कर रहा है 270 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 2 रुपए का, 268। नियर टर्म टारगेट 280 नजर आते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। AWL एग्री बिजनेस, अडानी विल्मर होगा तो पता नहीं। वही था, अब अदानी एग्जिट कर गया तो इसके लिए नाम चेंज हो गया, बट AWL एग्री बिजनेस ये इस समय काबा जी की पिक आती हुई। IDBI बैंक में हिस्सा बिक्री का काम इस साल अक्टूबर तक सरकार पूरा कर सकती है, ये एक जानकारी सूत्रों के हिसाब से CNBC TV 18 को मिली। और इसके साथ ही FY26 में 5 PSU बैंकों के OFS भी आ सकते हैं। हॉर्मास से जानते हैं और समझते हैं कि ये कब तक होगा, और
हॉर्मास गुड आफ्टरनून। कल जो चल रहा था अक्टूबर तो ठीक है, लेकिन कौन सा अक्टूबर, इसी साल का या अगले साल का? गुड आफ्टरनून अनुज। और ये सवाल एक बहुत नेशन वांट्स टू नो टाइप का सवाल हो गया है कि कब कौन से अक्टूबर में होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, CNBC TV 18 को ये खबर मिली है, हमारी सहयोगी सपना दास को ये जानकारी मिली थी कि इस साल के अक्टूबर में IDBI बैंक की हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकती है। और इसी के साथ साथ इस वित्त वर्ष में 5 सरकारी बैंकों के ऑफर फॉर सेल भी आ सकते हैं, मगर उनमें से एक जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसका QIP जो है वो लॉन्च हो सकता है। वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्तों को पूरा करने के लिए ये QIP जो है वो लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ जो है बाकी के जो 4 सरकारी बैंक्स हैं, ये वो सरकारी बैंक्स हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा है। उनका हाल फिलहाल में ही एक QIP हुआ था, मगर उनमें कोई ज़्यादा बड़ा डाइल्यूशन नहीं हुआ था, तो अब भी सरकार की हिस्सेदारी जो है वो 90% से ज़्यादा है। तो इन 4 बैंकों में जो है यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें जो है QIP या OFS जो है वो आ सकता है। और NBFC और सरकारी बैंक जो है इस साल, इस वित्त वर्ष में जो है लगभग 45,000 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें से बड़ा सा हिस्सा जो है वो SBI का ही है, जो 25,000 करोड़ जुटाने की कोशिश करेगा। एक और अहम कदम यह है कि NBFCs को बैंक बनने का विचार करना चाहिए। ये वित्त मंत्रालय की तरफ से उन्हें संदेश दिया जा रहा है। 2 या 3 बैंकों को वो चाहते हैं कि 2047 तक दुनिया के 10 बड़े बैंकों में शामिल किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा ये खबर है कि LIC की जो है OFS को मंजूरी मिली है, जिसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग अभी भी फिलहाल सिर्फ 3.5% है, जो कि अभी भी जो सरकार ने बेची थी उनके IPO के दौरान, तो अभी भी फ्लोट बहुत कम है। उनके पास 2027 की मोहलत है पब्लिक शेयर होल्डिंग को 10% करने के लिए। तो एक और OFS जो है LIC की तरफ से आ सकता है। स्टॉक अभी भी अपने IPO प्राइस के नीचे ही चल रहा है। ओके, शुक्रिया हॉर्मास जी जानकारी के लिए। एक बार PSU बैंक इंडेक्स रखिए स्क्रीन पर, और जिस तरीके से इसमें लगातार दबाव बनता हुआ दिखा हमें पिछले कुछ सत्रों में, इनफैक्ट आज भी आप 0.1% की गिरावट के साथ डेलो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। यूको बैंक को छोड़ दें तो सारे ही निफ्टी के PSU बैंक स्टॉक्स आपको इन रेड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। यूको 0.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। प्रशांत जी, यूको बैंक एक बार चार्ट देखें आप, क्या चार्ट हालांकि हाई साइड से ये भी फिसला आज के सत्र में, लेकिन क्या कुछ मजबूती नजर आ रही है, लेने लायक लग रहा है क्या स्टॉक? तो यहाँ पे श्रेया सबसे फर्स्ट थिंग जो नजर आती है वो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, जो करीबन 33 के आसपास, 33 के आसपास है। बट मुझे लग रहा है यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप सपोर्ट है जो करीबन 30-31 के आसपास है, तो थोड़ा प्रीएम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 30-25 के आसपास, 30 के जोन में। मुझे लग रहा है यहाँ से आप थोड़ा स्लो मूवमेंट आ सकता है, बट 33, 34 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल स्लो मूव आ सकता है यूको बैंक में, लेकिन 35 के रेंज तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी यूको बैंक में अपनाएं। और एक और खबर को एड्रेस करते हैं। देखिए, चिप बनाने वाली कंपनी यानी कि एनवीडिया की बात कर रहे हैं हम, जिसका मार्केट कैप $4 ट्रिलियन का हो गया है। एनवीडिया ये जादुई आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। जी हाँ, और कंपनी के शानदार सफ़र बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हॉर्मास जी बताइए, एनवीडिया मैं देखती हूँ, सुबह भी पढ़ती हूँ मैं आपको और सुनती हूँ, तो आप ग्लोबल मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। एनवीडिया की कहानी बताइए। एनवीडिया ने कल, जैसे आपने कहा, इतिहास तो बनाया है। $4 ट्रिलियन का आंकड़ा, पहली कंपनी बनी है ये आंकड़ा पार करने के लिए। जैसे हम कहते हैं बड़ा है तो बेहतर है, तो एनवीडिया ने इस जो परिभाषा को जो है जस्टिफाई किया है। और अगर हम देखें तो ये सफ़र बहुत तेज़ी से एनवीडिया ने तय किया है, क्योंकि पहला जो $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप उसकी हुई थी वो मई 2023 में हुई थी, और उसके लगभग 9 महीने के अंदर अंदर वो डबल होकर 2 ट्रिलियन हुई, और उसी के 4 महीने बाद यानी कि जून 2024 में वो 3 ट्रिलियन हुई। अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ टेंट्रम्स ना होते तो शायद ये चर्चा हम कुछ महीनों पहले ही कर रहे होते, मगर आज हम कर रहे हैं, यानी कि 272 सेशंस के बाद 3 से 4 ट्रिलियन का सफ़र जो है वो एनवीडिया ने पूरा किया है। अब 4 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो अब सोचिए एनवीडिया अगर देश होता तो क्या होता। अगर एनवीडिया की जीडीपी अगर हम देखते तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद एनवीडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाता, और भारत की अर्थव्यवस्था से उसकी जीडीपी थोड़ी सी ज़्यादा होती $4 ट्रिलियन के हिसाब से। अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम्स ने किसी को नहीं छोड़ा था, तो एनवीडिया के शेयर ने भी अप्रैल के महीने में एक 52 वीक लो लगाया था। लेकिन कहानी यह है कि उसकी रिकवरी कैसी हुई है।
7 अप्रैल को जो लो बनाया था एनवीडिया ने, उसके बाद शेयर जो है 88% चला है और तब जा करके ये मार्केट कैप को जो है $4 ट्रिलियन तक एनवीडिया पहुंचा है। अब अगर आगे की अगर हम बात करें तो एनवीडिया भारत के मार्केट कैप के हिसाब से 73%, भारत का मार्केट कैप लगभग $5.5 ट्रिलियन का है, तो उसके 73% की बराबरी एनवीडिया कर चुका है। 30 HDFC बैंक, 37 TCS और 22 रिलायंस इंडस्ट्रीज के बराबर एनवीडिया की मार्केट कैप अब हो चुकी है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2013 से अगर हम देखें तो सिर्फ 2 साल ऐसे हुए, 2018 और 2022, जिसमें एनवीडिया ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए और 15 साल का उसका जो औसत कैगर है वो 70% का है। अगर 2020 से अगर हम देखें तो 4 साल उसमें ऐसे रहे हैं जिसमें एनवीडिया ने 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और लगभग कुछ सालों में तो 200% से ज़्यादा के भी रिटर्न्स एनवीडिया ने दिखाए हैं। अब कुछ नियर टर्म चैलेंजेस एनवीडिया के लिए है, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी कहा है कि चीन की जो मार्केट है वो उनके लिए अभी थोड़ी सी आउट ऑफ रीच हो गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर्व्स जो लगाए गए हैं, तो इस तिमाही में $8 बिलियन का नुकसान संभव है। पहली तिमाही में भी नुकसान हुआ था और इस तिमाही के बाद और 50 बिलियन का चीन का मार्केट है, उनसे थोड़ा सा एक्सेस अभी फिलहाल कटा हुआ है। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ में कमी। अब ये कमी की परिभाषा जो है वो उनके अपने ऊंचे स्टैंडर्ड्स की वजह से है, क्योंकि अगर हम कुछ पिछले क्वार्टर्स को अगर हम मैप करके देखें तो पिछले 8 क्वार्टर्स में से 5 ऐसे क्वार्टर है जहां पर एनवीडिया की रेवेन्यू ग्रोथ 100% से ज़्यादा और कुछ में तो 200% से ज़्यादा की है। मगर इस साइज पर अगर आप 70% की रेवेन्यू ग्रोथ दे रहे हैं तो कोई भी इसे लैपअप करेगा, लेकिन एनवीडिया के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि 70% रेवेन्यू ग्रोथ पर भी बाजार ये सोच रहा है कि वो 100% वाले दिन शायद दोबारा ना आ सके। अब दुनिया तो चढ़ते सूरज को सलाम करती है, तो वॉल स्ट्रीट भी एनवीडिया को सलाम कर रहा है। 68 एनालिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी एनवीडिया पर खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और एक बिकवाली की राय अभी भी एनवीडिया के स्टॉक पर है। तो ये एनवीडिया का सफर रहा, 4 ट्रिलियन तक का तो बड़ा तेजी से हुआ है, मगर अगला ट्रिलियन जोड़ने की कवायद जारी है, 1 चिप एट अ टाइम। 1 चिप एट अ टाइम। अच्छा, एक सेल कॉल भी है, मतलब एक नेगेटिव व्यू भी है एनवीडिया पे ऑलमोस्ट। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी से बहुत खूबसूरती से इसकी पैमाइश करी और अभी कितने और समीकरण, सकारात्मक समीकरण जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, चाइना का मार्केट ना कैप्चर करना, वहाँ के रिस्ट्रिक्शंस, शायद वो एक नेगेटिव पहलू है। खैर, मैं इस पर बात करता, मेरे पास वक्त होता तो मैं आईटी को एनालाइज करता थोड़ा सा और उस डिफरेंशियल की बात करता बिटवीन नैस्डैक और निफ्टी आईटी की, लेकिन थोड़ा सा समय कम है। एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से सीधे धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ। प्रशांत सोमिल और आशीष भैती जी इन 3 ट्वीट्स को देंगे। प्रशांत, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ प्राइस एक्शन पे मुझे प्रेस्टीज में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम बढ़ सकता है, ट्रेडिंग अबाउट 20 डेमा। तो इसकी जो 1700 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 59 के आसपास ट्रेड करे। यहाँ 44 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की जगह होगी। 44 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 75 से लेके 85, 75 एंड टारगेट टू 85। ओके, आशीष भैती जी, आपका ट्रेड? जी अनुज जी, सुबह हमने JSW एनर्जी में खरीदारी की सलाह दी थी और हमें लगा कि अब इसे किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। तो 530 की जो कॉल है, 21 रुपए के करीब चल रही है, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 15 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें पहला जो टारगेट देखने मिलेगा वो 30 और इवेंचुअली 37 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, JSW एनर्जी आशीष जी की तरफ से आती हुई धमाकेदार ऑप्शन के लिए। सुमिल जी, आपने क्या पिक किया है? मैंने पिक किया है HDFC बैंक। पॉजिटिव व्यू लग रहा है एंड यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है इन द शॉर्ट टर्म। 2000 का स्ट्राइक प्राइस और स्टॉप लॉस होगा 32 का। इस समय 38 के आसपास चल रहा है कॉल ऑप्शन और टारगेट होगा 60। चलिए, तो ये इस समय आपके लिए आप धमाकेदार ऑप्शंस कुछ समय में शुरुआत करेंगे 4 का चौका की भी। लेकिन एक बार भारत डायनेमिक्स देखते हैं ज़रा। अब 4.5% नीचे हो गया। F&O का टॉप लूज़र यहाँ पर इस समय ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। इस पर प्रशांत जी क्या व्यू रहेगा भारत डायनेमिक्स पर? जी, ओवरऑल अगर हम देखें अनुज जी, स्ट्रक्चर वाइज तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज नजर आ रहा है बहुत वक्त के बाद। ट्रेडिंग बिलो 20 डेमा और दूसरी बात डे हाई जो है वहां से सेलिंग शुरू हुई है। तो मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 1890, 1890 अगर किसी के पास लॉन्ग है तो स्ट्रिक्टली क्लोजिंग बिलो दिस को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करें। अगर 1890 के नीचे क्लोज हो, मेरी सलाह होगी एक बार एग्जिट करना चाहिए।
ओके चलिए अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। मानस जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे आशीष जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर प्रशांत जी के पास चार्ट का चमत्कार और धर्मेश खान जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो चारों ट्रेड्स आपके लिए। शुरुआत करते हैं मानस के साथ। मानस जी बताइए आपका ट्रेड। देखिए ट्रेड रहेगा लोधा के 1400 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1400 कॉल ऑप्शन लेंगे लोधा का। 55 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 44 रुपीज के स्टॉप लॉस लगाएंगे, 75 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके सस्ता ऑप्शन मैक्रोटेक सुबह से अच्छा मूव यहाँ पे 1407 पे ट्रेड करता हुआ। ये स्ट्राइक 55-85 अवेलेबल है। 1400 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। आशीष जी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या पिक करेंगे? जी वीरेंद्र जी, जियो फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूसली बना हुआ है और हमें लग रहा है कि इस लेवल पे भी इसमें बाइंग की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 325 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 345 तक का जोन देखने मिल सकता है। जियो फाइनेंशियल पसंद आ रहा है एफएनओ सुपरस्टार के लिए। आशीष जी को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी बताइए चार्ट का चमत्कार क्या होगा आपका? तो श्रेया, यहाँ टाटा मोटर्स को अगर हम देखें, एक 20 रेमा से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है डे लो से। मुझे लग रहा है कि यहाँ अच्छा मोमेंटम आ सकता है और मैं यहाँ पे बाई करने की सलाह दूंगा। करीबन 684 684 स्पॉट स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। टारगेट होगा 710 से लेके 715, बट अगर ये 715 के ऊपर क्लोज हो जाए तो यहाँ एक पोजिशनल अप्रोच भी चेंज हो जाएगा और मुझे लग रहा है वहां से और ज्यादा तेजी आ सकती है। बट फिलहाल 684 का स्टॉप लॉस, 684, 710, 715, 715 टारगेट। ओके मीनवाइल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। वो 25,425 तक जाकर वापस एक बार डे लो की तरफ आया और डे लो तक नहीं गया लेकिन 25,370 तक गया। अभी भी ऑलमोस्ट वहीं पर है। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी क्या पिक किया आपने? अनुज जी देखिए, मिड कैप फंडा के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज पे बाई करने की सलाह रहेगी और हम लोग का मानना है कि ये जो क्वार्टर है Q1 ऑफ FY26 ये इसका लास्ट क्वार्टर रहेगा जहां पर कि वीक सेट ऑफ नंबर्स आएंगे। यहाँ से थिंग्स इंप्रूव होनी चाहिए। उसके मुख्य कारण ये है कि टैरिफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे मैक्सिमम कंट्रीज के साथ वो सॉर्ट आउट हो गए हैं और ये ग्लोबल कंपनी है। ये जो इनके ऑटोमोबाइल की मॉडलिंग चेसिस से लेके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंटायर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और देश विदेश की सारी कंपनियों को करती है, तो वहां से ऑर्डर से आने चालू हो जाएंगे विद द बॉल पार्क नंबर जो भी टैरिफ है उसके साथ नेगोशिएट होकर स्टार्ट हो जाएगा। प्लस BMW के साथ इनका टाई अप हुआ था, उसका फुल क्वार्टर बेनिफिट इस क्वार्टर से आपको देखने को मिलेगा। अग्रातास करके एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था जो कि बैटरीज में काम करती है, उसका भी बेनिफिट अभी से चालू हो जाएगा। तो मोर और लेस मुझे लगता है बिजनेस ट्रैजेक्टरी के हिसाब से अराउंड 14 से 15% का ग्रोथ इनका अब एनुअलाइज बेसिस पर आपको उसकी विजिबिलिटी मिलेगी। ROE 20-22% के आसपास की विजिबिलिटी मिल जाएगी और स्टॉक काफी गिरा हुआ ऊपर के बहुत से काफी करेक्टेड लेवल्स पे है। सो 650 से 700 का काफी अच्छा बाइंग रेंज मिलता है। जो हम लोग अपसाइड टारगेट अराउंड 1100 का है 2 साल के अर्निंग्स के एस्टिमेट के हिसाब से। और थोड़ा कैविएट रहेगा, मैं कहूंगा कि आप स्प्रेड कर लो, कुछ आज बाई करो कुछ कल करना, बिकॉज आज टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आने वाला है। वो एक इंडिकेटिव होगा ऑटोमोबाइल स्पेस में जो इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज है वहां पर क्या ट्रैक्शन मिल रहा है। तो अगर एक बार आप थोड़ा सा पूरा चांस नहीं लेना चाहते हो तो स्प्रेड बिटवीन टुडे एंड टुमारो एंड बट इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा लग रहा है। ओके लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव का कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव सकारात्मक व्यू यहाँ पर। 4 ट्रेड्स पिक किया आपने यहाँ पर। पहला था मानस का ट्रेड दैट्स लोडा और स्ट्राइक 1400 की आपने पिक करी लगभग 75 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 44 का। आशीष बहती जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया और जियो फाइनेंशियल सर्विस विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, उसी समूह के अंतर्गत ही कंपनी आती है। और प्रशांत सावंत जी ने 4 का चमत्कार ट्रेड पिक किया और आपकी स्क्रीन पे टाटा मोटर्स लगभग 710-715 के लक्ष्य के लिए 684 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। और टाटा टेक धर्मेश जी का भी एक फंडामेंटल व्यू था। इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे वही 25,382 और कुछ अच्छे और स्विंग्स में अगर आप देखें तो इस वक्त जो जनरेट हो रहे हैं उसमें एक CG पावर है 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 681 पे। काम करते हैं दिवाली से बात करते हैं अब और थोड़े से नंबर्स जो एक्सपेक्टेड हैं कल उन पे बात करते हैं। डी मार्ट का चार्ट लेके आइएगा एक बार। देखिए डी मार्ट 2 इश्यूज थे, रिसेंटली 2 टॉप्स बने वहाँ पे। एक बार जब इनके स्टोर एक्सपेंशंस की खबर आई तो स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किया, लेकिन टॉप आउट हुआ ये अपने आई थिंक क्वार्टरली अपडेट्स के बाद।
दीपाली, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? थैंक यू वीरेन। डी मार्ट के नंबर्स देखे Q1 में तो नंबर्स ठीक एक्सपेक्टेड है, मार्जिन फ्रंट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी आगे की कमेंट्री, जो कि आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं उस पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन मिलेगी। नंबर्स हाईलाइट देखें तो रेवेन्यू में 16-16.5% की ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है, 16,380 करोड़ आंकड़ा रह सकता है। पैक देखेंगे तो 774 करोड़ से बढ़कर 820 करोड़ पर आंकड़ा आने की पॉसिबिलिटी है, 6% के आसपास की ग्रोथ। एबिटा में 12% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इस क्वार्टर में। मार्जिन स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मार्जिन 8.7% से घटकर 8.3% पर आ सकते हैं। रेवेन्यूज में जो 16-17% की ग्रोथ दिखाई दे रही है वो बेसिकली स्टोर एडिशन की वजह से दिखाई दे रही है। Q-on-Q बेसिस पे डी मार्ट ने इस क्वार्टर में 9 स्टोर्स ऐड किए हैं, टोटल स्टोर काउंट अभी 424 पर स्टैंड करता है। साथ ही जो इनकी SSG ग्रोथ रहेगी वो भी मिड टू हाई सिंगल डिजिट में रह सकती है। मार्जिन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके पीछे हायर कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग है। अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिमांड कैसी आ रही है टियर 2 सिटीज़ में स्पेशली, साथ ही साथ जो कंपटीशन है स्पेशली वो कैसे इंटेंसिफाई हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से रहेगा क्विक कॉमर्स इम्पैक्ट को लेकर। टियर 2 सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं डी मार्ट के फर्दर एक्सपेंशन पर्सपेक्टिव से, और इन पॉकेट्स में जो क्विक कॉमर्स है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैनेजमेंट अगर इस पर कुछ कमेंट करेगा तो आगे की डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा। और साथ ही साथ स्टोर एक्सपेंशन, ज्योग्राफी एक्सपेंशन कंपनी कैसे प्लान कर रही है गोइंग फॉरवर्ड, ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नंबर्स तो ठीक, मार्जिन्स पर थोड़ा इम्पैक्ट, लेकिन आगे के ग्रोथ आउटलुक पर कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे इस बार के अर्निंग्स में। ओके, शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। तो नंबर्स मिले जुले रह सकते हैं, मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, कमेंट्री पे खासी नजरें रहेंगी। धर्मेश जी, एवेन्यू सुपरमार्ट जिस तरीके से इसने अपना स्टोर एक्सपेंशन किया स्पेशली यूपी में, उसके बाद से पॉजिटिव साइड पे हमें देखने को मिला। 6 महीने में 13% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है, और 1 महीने की बात करूँ तो लगभग 2.5% के करीब चढ़ा है। उसके बाद वो रैली जो आई थी फिर थोड़ा फिसला भी। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट कैसा लग रहा है आपको, क्या चैलेंजेस लग रहे हैं फिलहाल, या फिर अभी स्टॉक आपका पसंदीदा लिस्ट में शामिल है? देखिए, चैलेंजेस काफ़ी हैं इनके साथ। सबसे बड़ा चैलेंज इनका वैल्यूएशन मल्टीपल है, बिकॉज ग्रोथ आएगा, नो डाउट ये ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी दमदार सुपीरियर मैनेजमेंट टीम है इनकी, तो वहाँ तो मुझे डाउट कुछ भी नहीं है कि ग्रोथ नहीं आएगा। तो बट ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो रन रेट है, वो पहले 50-60% हुआ करता था, वहाँ से 20 से 25% के आसपास आ गया, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये 10 से 15% के आसपास एक नेचुरल ग्रोथ रन रेट पा जाएगा। तो चैलेंज नंबर 1 ग्रोथ रेट है, चैलेंज नंबर विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, और चैलेंज नंबर 2 है जो कि आपने अभी जस्ट हाईलाइट किया था, क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स जो टियर 3 और 4 सिटीज़ है वहाँ पर काफ़ी स्पीडली वो स्प्रेड कर रहे हैं, उनका पेनिट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है वो सारे शहरों में। तो वहाँ के हिसाब से भी एक चैलेंज बनेगा। इनकी जो नई स्टोर एक्सपेंशन हो रही है वो मेनली टियर 2 एंड 3 सिटीज़ में हो रही है, जहाँ पर ये चैलेंज काफ़ी बड़ा बन के आ रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन टाइप ऑफ कंपनी बनी रहेगी आने वाले कुछ समय में। मार्केट जरूर इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देगी कि ये कुछ नया लेके आए जो कि इस चैलेंजेस को ओवरकम करे। बट अगर वैल्यूएशन का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा रहेगा इन लाइट ऑफ स्लोइंग ग्रोथ रेट एंड अदर डिसरप्टिव बिजनेसेस लाइक क्विक कॉमर्स, जो इनके धंधे को ग्रोथ रेट को कम कर रही है। ज़्यादा डाउनसाइड तो नहीं दिखता है, बट एट द सेम टाइम अपसाइड को लेके भी अभी कोई खास क्लैरिटी नहीं है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, TCS के नंबर से पहले कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाई जाए इसके ऊपर, क्योंकि आज आएंगे TCS के नंबर, स्टॉक एकदम फ्लैट है, तो एक तरीके से अच्छी बात है, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाने में मज़ा मिलेगा। और आशीष बहेती जी के पास चला जाए। आशीष जी बताइए क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? जी अनुज जी, हमें लगता है कि इसमें एक बुल स्प्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि इन लेवल्स पे अब लॉन्ग फ्यूचर्स के थ्रू जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे बुल स्प्रेड सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। जो ATM कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 3380 की जो कॉल चल रही है उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, 79 रुपीज़ के करीब है। और जो ऊपर में एक सेल करना है कॉल, वो 3500 की जो कॉल है 31 रुपए के करीब है, 32 रुपए के करीब चल रही है, उसमें एक पोजीशन सेल किया जा सकता है। जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है, 1:1.6 का रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है यहाँ पर। और हमें लग रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो शायद सिर्फ 8000 के करीब ही रहेगा अगर पूरी पोजीशन कैरी भी करते हैं, और ऊपर में 13000 तक का जोन देखने मिल सकता है। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हार्डली 32,000 के मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड बनाया जा सकता है, और अगर कल अच्छा मूव मिलता है नंबर्स के बाद तो इनफैक्ट परसों तक ये स्क्वायर ऑफ भी किया जा सकता है पोजीशन। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। TCS की स्ट्रैटेजी 33 दिखा दीजिए वापस एक बार। 3380 की कॉल लेनी है आपको,
3500 की कॉल बेचनी है तो एक कॉल स्प्रेड है ये बेसिकली, जिसमें आपको 8,085 रुपये का मैक्सिमम लॉस है पर लॉट और 12,915 का मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 1:1.5 के करीब का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये इस समय एक का ट्रेड। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। चलिए अब गुरमीत चड्ढा हमारे साथ हैं, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO, उनसे बातचीत की शुरुआत की जाए। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। पिछली बार तो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन वो जेन स्ट्रीट के चक्कर में रह गई थी, तो काफ़ी चीज़ें थी आपसे डिस्कस करने की, वो रह गई। सबसे पहले IT से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज TCS के नंबर्स के साथ आगाज़ होगा। क्या सुनना चाहेंगे आप TCS से और क्या व्यू होगा आपका IT पर? आई थिंक मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट 1-2% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा है CC टर्म्स में। आई थिंक अगर नेगेटिव सरप्राइज हुआ तो अगर मार्जिन में कुछ इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि TCS का इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है, तो और थोड़ा गाइडेंस देखना चाहेगा अगले साल का कैसा है, AI रिलेटेड इम्पैक्ट कितना देखने को मिल रहा है, स्पेंडिंग का क्या इम्पैक्ट है इस नए टैरिफ इन्वायरमेंट में, क्योंकि नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो है थोड़ी डिले होती है जब इन्वायरमेंट इतना अनसर्टन होता है। और एक थोड़ा सा वेज हाइक के बारे में भी हमने देखा IT सर्विस कंपनीज में, क्योंकि मैक्रो न्यूज बहुत नेगेटिव है, तो वैल्यूएशंस भी उस तरीके से हो गए। अगर आप देखिए एक समय था कि TCS प्रीमियम पे था, फिर इन्फोसिस था, फिर HCL और टेक महिंद्रा होते थे, बट अभी आप देखेंगे तो तीनों स्टॉक्स TCS, इन्फी, HCL, अगर आप ट्रेलिंग बेसिस पे देखेंगे तो 25 टाइम्स है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत रीजनेबल है, तो एक फेयर वैल्यूएशन जोन में। तो मेरी गाइडेंस पे निगाह रहेगी, क्योंकि उनका एक एस्पिरेशन रहा है 26 से 28% का TCS का, उसको लेके वो क्या कर रहे हैं, AI रिलेटेड क्या टैप्स हो रहे हैं, डील विन सिचुएशंस क्या है। तो कमेंट्री पे ज्यादा नजर रहेगी, रिजल्ट तो मुझे लगता है बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है कि थोड़े वीक आने वाले हैं। मीनवाइल मार्केट में अब हम 25,350 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो 3 PM मूव शुरुआत में तो हल्का सा नेगेटिव रहा, लेकिन देखते हैं इसको यहाँ पे 25,350 रुकेगा या नहीं, हम यहाँ पर रुकेंगे या नहीं। गुरमीत, एक और स्पेस जहाँ पर हमने ऑफ लेट थोड़ा सा एक्शन देखा है, वो है ये न्यू एज स्टॉक्स, नाइका, डिलीवरी, पेटीएम, इनमें सब में इटर्नल डिसेंट बाइंग शुरू हुई है वापस। यहाँ क्या भी होगा आपका, और आपका पसंदीदा स्टॉक क्या होगा? इटर्नल पे बेसिकली अगर आप देखें तो जो लोज बने थे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंसर्न मार्केट का कम हो रहा है, क्योंकि जो ब्लिंकिट का जो वीकली एवरेज यूजर बेस है उसका गैप जेप्टो से थोड़ा कम हुआ है। स्विगी, इंस्टामार्ट ने भी थोड़ा सा बेहतर किया है, अगर आप मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखेंगे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू में भी और वीकली एक्टिव यूजर केस में भी। मुझे लगता है अनुज, ये अब वे ऑफ लाइफ है क्विक कॉमर्स, और इंडिया में मुझे लगता है ये लंबा स्टे करेगा, और एक एक स्टेज के बाद कैश बर्न धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आप डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं, तो वो आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, बट कुछ स्टेज पे वो फिर कंट्रीब्यूट करने लगता है। तो मुझे लगता है थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहिए। तो हम इंटरनल में इन्वेस्टेड हैं, हमारे पास पीबी फिनटेक भी है यूएस स्पेस में। बीच में बाजार को एक थोड़ा कंसर्न था उनका, जो वो फोरे कर रहे थे हेल्थ केयर में, आई थिंक वो एक क्लैरिफिकेशन आया है। और नाइका ने ऑफलाइन और एक फिजिकल मॉडल अब बनाया है, और स्पेशली जो उनका फैशन केयर सेगमेंट है वो थोड़ा सा बेटर कर रहा है। बीपीसी सेगमेंट मुझे अभी भी लगता है थोड़ा सा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है। तो नाइका हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, पीबी फिनटेक और रिटर्नल है। हम और भी जैसे डिलीवरी है, लॉजिस्टिक्स में काफी अच्छा कर रहा है, वो एक स्टेज के बाद हो सकता है आपको वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिले। तो एक न्यू एज कंपनीज का पोर्टफोलियो बना सकते हैं 2-3 स्टॉक्स का, बट थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो शायद ये ट्रेडिशनल सेक्टर्स के मुकाबले आपको या तो बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे या अंडरवेल्म करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं, हम न्यू एज स्टॉक्स का वेटेज करीबन 6 से 8% रख रहे हैं पोर्टफोलियो में, और 2-3 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। ओके, न्यू एज स्टॉक्स में, लेकिन याद रखिएगा प्रोस्पेक्टिव नज़रिया आपका लंबा होगा, ये नहीं कि आप सिर्फ मात्र 1 क्वार्टर्स या 2 क्वार्टर्स की बात, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। गुरमीत, इस बार FMCG कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स, उनकी कमेंट्री आपको कैसी लगी? कुछ इम्प्रेस कर रही है? क्योंकि यही वो एक तबका है बाजार का जिसने अभी तक अक्टूबर के उस लो से
एक साइजेबल पुल बैक नहीं दिया है। आपका एफएमसीजी पे टेक, स्पेशली इन क्वार्टरली कमेंट्स के बाद, अपडेट्स के बाद? थोड़ा सा मिक्स्ड है। एक मेरिको का अपडेट अच्छा था तो बाजार ने थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया उसको, और उनका दोनों जो हेयर केयर सेगमेंट है पैराशूट वाला और फूड सेगमेंट दोनों अच्छा कर रहा है। बाकी जगह अपडेट सॉफ्ट ही था तो आई थिंक, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्राइस में देखिए, आप एचयूएल का रिटर्न देखिए 5 साल से शायद फ्लैट है। नेस्ले शायद 3 साल से फ्लैट दिखेगा आपको। आप ब्रिटानिया भी या डाबर भी देखेंगे तो खास कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो फूड डिवीजन है, जैसे ऐसा लगता है जिनका जिनका फूड डिवीजन अच्छा कर रहा है और हेयर केयर अच्छा कर रहा है, उसमें मैरिको है, ब्रिटानिया है, एक छोटी कंपनी है मिसेस बेक्टर, उसमें मैं उसको पूरा एफएमसीजी नहीं मानता, बट वो हमारे रेडार में है। टाटा कंज्यूमर है, तो वहां भी हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है। रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन में आपको जो एक मार्जिन प्रेशर आ रहा था वो कम होगा। एक क्वार्टर अगर अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आ गया, थोड़ा भी बेटर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, हाई टीन्स पे आ गया या मिड या अर्ली सिंगल डिजिट में आ जाए, जैसे अभी 1-2% पे आ गया, नहीं 5, तो एक एक अच्छा टैक्टिकल बाउंस मिल सकता है, क्योंकि प्राइसेस बहुत सबड्यूड है। तो थोड़ा सा अगर आप कॉन्ट्रेरियन होंगे तो नेस्ले है, अभी बोनस भी अनाउंस हुआ है 1:1। जैसे जैसे रिकॉर्ड डेट आएगी लोग उसको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। तो हम नेस्ले पे, टाटा कंज्यूमर पे, मिसेस बेक्टर पे, मैरिको पे हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है। हम थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहते हैं, और जीएसटी कट अगर आ गया तो शायद आपको एक अच्छा अच्छा रिकवरी दिख सकता है जो पिछले 2-3 साल में नहीं देखने को। ओके, थोड़ा स्पेसिफिक होंगे आप एफएमसीजी स्पेस को लेकर। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। ईएमएस स्पेस में भी हमें बाइंग दिखी, कंपटीशन बढ़ने के बावजूद। डिक्सन में आज भी खरीदारी है, इसके अलावा आप देखिए सिरमा आज भी 2% तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एम्बर एंटरप्राइजेस शानदार रैली हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा, 17% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली। ये स्पेस कैसा लग रहा है आपको? क्या आपने इस पे अपना कवरेज और बढ़ाया, एक्सपोजर और बढ़ाया? नहीं, इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं किया है। डिक्सन हमारे पोर्टफोलियो में है, केन्स है हमारे पोर्टफोलियो, बट वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेस्ड है, तो इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं किया है। ईएमएस को एक क्या है कि बहुत हाई ग्रोथ स्टेज पे है, तो वो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है। आप क्योंकि हर क्वार्टर 30-40-50% का ग्रोथ देख रहे हैं। डिक्सन का जो टॉप लाइन था 2 साल पहले, आज बॉटम लाइन है, तो आपको ग्रोथ भी वैसी देखने को मिल रही है। बट कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हमने वो ट्रेंड पे भी देखा, अभी डिफेंस स्टॉक्स में भी हमने बीच में देखा, जब वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक हर चीज का एक अच्छा प्राइस है, स्पेशली जब आप पब्लिक मनी मैनेज करते हैं। तो हम इंक्रीमेंटल एडिशन नहीं कर रहे हैं, बट हम कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज और देख रहे हैं इस स्पेस में, क्योंकि ये बहुत हाई ग्रोथ स्पेस पे है। हमारी निगाह थोड़ी सी सेमी कंडक्टर्स पे है। 2 कंपनीज एक अनलिस्टेड स्पेस में जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और लिस्टेड में सीजी पावर है, काफी केपेक्स कर रहे हैं सेमी कंडक्टर्स में, और एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो है गैन करके, जैसे हम गैलियम नाइट्राइड बोलते हैं, तो इसके लिए आपको मसल पावर तो चाहिए बनी का भी, टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए। तो यहाँ पे जब एक डिफरेंशिएशन आएगा तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन आएगा। तो हम और भी जो पूरी वैल्यू चेन है सेमी कंडक्टर्स हो गया है कि उसको और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है ईएमएस से, वैसी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है जैसे ईएमएस में बनी है पिछले 5 साल। चलिए, तो ईएमएस की बात हो गई, एफएमसीजी की बात हो गई, आईटी की बात हो गई। फार्मा में शानदार मूव है, और फार्मा में क्लियर हो गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी भले ही लगाई हो, लेकिन फार्मा कंपनी कह रही है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ग्लेनमार्क 4% ऊपर। क्या व्यू रहेगा आपका यहाँ पर? अनुज, हम हमेशा से ओवरवेट है फार्मा में। इनफैक्ट निफ्टी ब्रॉडर मार्केट में वेटेज उसका 5-5.5 है, हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 12% वेटेज रहा है, चाहे वो डिवीज हो, लॉरस लैब्स हो, ड्यूलेंट हो। हम थोड़ा सा सीडीएमओ साइड ज्यादा ओवरवेट थे, और हम वो अपॉर्चुनिटी प्ले आउट कर रही है। बीच में 2 साल बिल्कुल नहीं करी। लॉरस ने न्यू हाई बनाया, डिवीज लगभग 7,000 लेवल्स के आसपास है। हमने थोड़ा सा एक्सपोजर हॉस्पिटल उसमें भी लिया था, नारायणा हृदय के थ्रू, तो वो स्ट्रैटेजी भी अच्छी पे करी है। अब हम थोड़ा सा ब्रांडेड जेनरिक्स पे दे रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा है हमारे पोर्टफोलियो पे, हम और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देख रहे हैं। काफी हमने एमएनए देखने को मिली। मैनकाइंड ने बीवीएस एक्वायर किया, अभी जेबी केमिकल का इतना बड़ा डील हुआ। तो यहाँ काफी एमएनए भी देखने को मिला, और एक फार्मा की एक अच्छी बात है, इसका निफ्टी से कोरिलेशन 0.5 के आसपास है, तो ये गिरता कम है। चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, कोविड में हो, लगभग आधा गिरता है जब बाजार गिरता है, और 10 साल 15 साल में निफ्टी को बीट किया है। तो ये एक परफेक्ट आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है पोर्टफोलियो में। तो हम हेल्थ केयर पे ओवर वेट है, 10 से 15% हम वेटेज रखेंगे हेल्थ केयर पे।
अच्छा गुरमीत, वीकली एक्सपायरीज का जो 2024 में जलवा था अब वो मलबे में मिल गया अभी, तो है ना। तो अभी HDFC मतलब सॉरी AMC इस पे फोकस करने का वक्त है, आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, चेंज हो सकता है फ्लेवर, कभी एक्सचेंज होगा, डिपॉजिटरी होगा, कभी एएमसी होगा, बट ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट प्ले है वो बहुत सेकुलर प्ले है। बीच में आएगा दौर जब वॉल्यूम्स ऊपर नीचे होंगे, करेक्शंस होंगे। तो अगर स्टॉक 5 गुना 10 गुना हुआ है 2 साल 3 साल में, तो करेक्शन भी लेगा 20-30%। एएमसीज में एक एडवांटेज वीरू ये है कि आपके मल्टीपल्स बेटर है, 30 32 35 के अर्निंग मल्टीपल है। मैं सस्ता नहीं बोलूंगा, बट क्योंकि हाई ग्रोथ है और वर्सेस अगर आप डिपॉजिटरी एक्सचेंज देखेंगे जहाँ 60 70 80 के अर्निंग मल्टीपल है, तो थोड़ा वैल्यूएशन कम्फर्ट है। दूसरा फी बेस्ड मॉडल है। अब जैसे एचडीएफसी एएमसी है, 8 लाख करोड़ का एयूएम है, अगर आप 40 पैसे का स्प्रेड लेंगे तो आपको पता है प्रॉफिट करीबन 3 साढ़े 3 हजार करोड़ आएगा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलेगा, और क्योंकि पिछले क्वार्टर मार्केट मार्केट मूवमेंट अच्छी हुई है, नेट इनफ्लोज अच्छे रहे हैं, तो हमें पता है कि जो नतीजे आने वाले हैं अगले क्वार्टर के वो बेटर आने वाले हैं। थोड़ा सा वैल्यूएशन कैच अप हो सकता है। बिरला और यूटीआई 20 टाइम्स ट्रेड करते हैं, निप्पॉन एचडीएफसी थोड़े हाई ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कैचअप भी हो जाए। और अभी आप 2 बड़े आईपीओ आएंगे, आईसीआईसीआई का आएगा, एसबीआई का भी आएगा। तो ये एक बड़ी स्पेस है यार। 10 साल पहले जब मैंने कंप्लीट सर्कल स्टार्ट किया था, एमएफ का टोटल एयूएम 12 लाख करोड़, आज एसबीआई 12 लाख करोड़। तो ये बहुत हाई ग्रोथ फेज में, हम बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में ब्रेकआउट है, और हम लकी है शायद इस दौर में जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ, और मैं कैम्स पे भी और जो आरटी है उस पे भी कंस्ट्रक्टिव हूँ। ये कम वोलेटाइल बिजनेस है एक्सचेंज और डिपॉजिटरी से, बट एक्सचेंज और डिपॉजिटरी में ग्रोथ ज्यादा दिखेगी आपको नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से। एमएफ आपको उस हिसाब से थोड़ा एएमसी स्टेडी ग्रोथ है, बस इतना बड़ा है। ओके गुरमीत जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा, लेकिन ये प्रश्न मैंने कई बार आपसे पूछा है डिफेंस स्पेस को लेकर, और आज देखिए फिर मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। मैक्सिमम स्टॉक्स आपको 3% के नीचे दिखेंगे, डेलों के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बड़ा तबका ये मान के चल रहा है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है, अपसाइड पोटेंशियल, और एक दूसरा तबका है जो ये सोच रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी अच्छा करेक्शन आता है तो आपको बायर और डिप होना चाहिए अच्छी डिफेंस कंपनीज में, स्पेशली जो सरफेस टू एयर सेगमेंट में, साइड सेगमेंट है, ड्रोन है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट होगा वो डिफेंस स्पेस से आएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस से आएगा। और अगले 1-2 साल आपको रीआर्मामेंट देखने को मिलेगा पूरी दुनिया का। ये जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये सेटल नहीं होने वाला है बहुत जल्दी। तो आप देखिए, ईयू जो है वो 5% जीडीपी की बात कर रहा है डिफेंस स्पेंडिंग की। जापान 3 साढ़े 3% की बात कर रहा है। हमने देखा इंडिया में 2 लाख करोड़ के फ्रेश डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला और ऑर्डर आएंगे। तो डिनोमिनेटर जो बेस है वो बहुत तेजी से बदलने वाला है। तो आपको सिर्फ ऑप्टिकल वैल्यूएशन नहीं देखना है, आपको साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखनी है। एट द सेम टाइम सारे डिफेंस अच्छा नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बोला, स्पेसिफिक सेगमेंट चूज करनी पड़ेगी। तो हम हमारे पोर्टफोलियो में सोलार है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज़ेन टेक्नोलॉजी है, हम और भी चीजें स्टडी कर रहे हैं। हम डिफेंस पे काफी ओवरवेट। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक काम करते हैं, आते हैं रणनीति पर। अनुज, 57,000 पे बैंक निफ्टी, और निफ्टी ने आज शायद 10 डिमा के आसपास हम क्लोज होने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस क्लोज को? कल के लिए अप्रोच क्या रहेगी? कल फ्राइडे फैक्टर भी है, बट ये एक्सपायरी मोरलेस वो रेंज के हल्का से लोअर एज पे है, बट एक्सपायरी कैसी लगी और कल के लिए भी? देखिए फिर मैं कहूँगा कि एक दिन और दीजिए मार्केट को। जैसे परसों ब्रेकडाउन नहीं था, आज भी मैं इसको सॉरी ब्रेकआउट नहीं था, मैं ऐसे आज भी इसको ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। और ठीक है, मार्केट आज डे लो पर बंद हो रहा है, उस रेंज के लोअर एंड पे बंद हो रहा है, लेकिन रेंज में ही है। अभी 25,350 से 25,650 के हमने रेंज की बात की है, उसके नीचे हम फिसले नहीं है, क्लोज तो उस रेंज में ही है। तो अभी भी वो रेंज है, हो सकता है कल कोई मार्केट को ट्रिगर मिल जाए, कुछ ऐसा ट्रिगर मिल जाए कि आप वापस हायर एंड ऑफ द रेंज में आ जाए। हाँ, इस रेंज को अगर आप तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो 20 डेमा वाला लेवल आएगा इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी भी जो भी है, मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर अभी आपको डरने की या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। चलिए अब कल की शुरुआत करते हैं। पहले यतिन के पास चलेंगे और डीलिंग रूम चेक। यतिन बताइए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन डीलिंग रूम्स में भी नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हैं।
दो स्टॉक जो आज उनके रेडार में है दोनों पावर सेक्टर्स हैं। सबसे पहले JSW एनर्जी, जहां डीलर्स को लगता है पोजिशनली 550 560 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में आज रिन्यूड मोमेंटम है और डीलर्स को लगता है कि जो ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई लगभग 2% की जुलाई सीरीज में, ये कहीं ना कहीं मोमेंटम को आगे ले जाएगी कल भी। तो यहाँ BTST और पोजिशनली डीलर्स को लगता है ट्रेडिंग मोमेंटम बना रहना चाहिए। इसके अलावा आइनॉक्स विंड, ये भी एक काउंटर है जो डीलर्स के आज रेडार पे है। बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड डीलर्स के हिसाब से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ BTST की एडवाइस वो दे रहे हैं 183 से लेकर 185 के टारगेट्स के लिए। ओके, आइनॉक्स विंड और JSW एनर्जी दोनों ही यहाँ पे खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से आते हुए। शुक्रिया तंजू जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। प्रशांत जी आप बताइए, गुड इवनिंग टू यू, क्या पिक करेंगे आप, BTST या STBT? या श्रेया, BTST के साथ रहूंगा और मैं प्रेस्टीज के साथ जाना चाहूंगा। क्लोजिंग टुवर्ड्स द डे हाई, क्लोजिंग अबाउट 20 डेमा ऑलमोस्ट 1698 के आसपास क्लोज है। सो 1680 1675 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 1730 1740 तक के लेवल्स भी इस पे नजर आ सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, प्रशांत जी के पिक। गाबा सर बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं? आई थिंक शॉर्ट साइड, और स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। थोड़ी यहाँ पर थकान है, वीकनेस नहीं, थकान है। थकान में एग्जॉशन है, इसलिए शायद पॉसिबल है कि थोड़ा लोअर लेवल दिखे। ट्रेड करा है डिवीज लैब 6839 पर, 6890 का स्टॉप लगाना चाहिए 50 रुपए का। नियर टर्म टारगेट पॉसिबल 6750। यस, डिवीज लैब शॉर्ट। के दिवीज लैब शॉर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर फार्मा का जो था वो दिवीज लैब शॉर्ट कॉल पे आई है। रुचित आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST के लिए NMDC में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। एक काफी लो रिस्क सेटअप NMDC में बन रहा है, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में करेक्टिव फेज रहा और स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बेस लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में बनाया। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और आज फॉलोअप मूव भी वहां पे है। सो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस करेक्शन के बाद काफी फेवरेबल है, सो हमें लग रहा है कि थोड़ी भी अगर मेटल्स में एक पॉजिटिव मूव आता है तो NMDC करंट लेवल से एक अच्छा अप मूव दे सकता है। तो करंट लेवल्स पे BTST के पर्सपेक्टिव 66.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाए 73 72.5 के टारगेट रेंज के लिए। ओके, NMDC बाई साइड की ट्रेड रुचि जी की तरफ से आती हुई। तो 2 अभी तक बाई साइड की ट्रेड हो गई है और 1 शॉर्ट साइड की। आशीष जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए, BTST STBT? पावर स्पेस में BTST के तौर पे CG पावर को सजेस्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे हमें लग रहा है कि सेटअप अच्छा बना हुआ है और 20 डेमा के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 668 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। ऊपर में 690 और 710 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, मानस जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी ग्लेनमार्क के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी दिया था, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, आई थिंक इसके ऑप्शन में अभी भी इसके फ्यूचर में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 1882 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1960 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ग्लेनमार्क के फ्यूचर में। ओके, ग्लेनमार्क। सौमिल आपका ट्रेड करेगा? सौभाग्य हमारा आज सौमिल जी, आखिरकार आपने भी म्यूट बटन दबाई दिया। आप सब यूटिलाइज कर रहे हैं म्यूट बटन। सॉरी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। श्योर। मेरा बाय कॉल होगा PFC पर। PFC ने हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम फॉर्मेशन है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग मिल रही है। ग्रेट सेटअप 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। स्टॉप लॉस होगा 424 और टारगेट होगा 440 का। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ BTST STBT ट्रेड्स। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट बेट के लिए। वीरू बताइए आज की मार्केट बेट कैसी रही? बेट थोड़ी अनुज खराब रही और आज अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी अगर आप देखें तो कोलैप्स हो रहे थे और बाजार ने कहीं आज थोड़ा सा स्टॉक्स पे ना लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के बाद शॉर्टिंग का स्कोप बढ़ा था। तो शॉर्टिंग 130, लॉन्ग अनवाइंडिंग 32, यानी अगर आप इस कंसोलिडेटेड फिगर को देखें तो ये करीब करीब 162 जाती है। तो डेरिवेटिव्स में मार्केट वाकई अगर आप देखें नेगेटिवली पॉइज था। बेरिश लॉन्ग 45 और 21 शॉर्ट कवरिंग। ऑल दो याद रखिएगा निफ्टी का ये क्लोज 25,354 पे मेरे ख्याल से अभी हम आज सिर्फ 10 डेमा को सरेंडर करके जा रहे हैं। यस, 10 डेमा को एक डिसाइसिवली सरेंडर कर रहे हैं, बट बाजार का झुकाव थोड़ा था, कुछ था फार्मा पे था जिसमें ग्लेनमार्क, पेटीएम, प्रेस्टीज एस्टेट्स, JSW एनर्जी, PFC। रिपोर्ट्स के बाद अगर आप देखें तो ये अच्छा मूव दिया PFC REC कॉम्बिनेशन ने। शॉर्ट कवरिंग थी कॉनकॉर में, GMDC, मैक्स फाइनेंशियल्स,
मैक्रोटेक और इंडसइंड बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन शॉर्ट कहाँ पे बढ़े? इंटरेस्टिंग, इस थीम को देखिए जरा आप एक बार। भारत डायनामिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज और ये सारे के सारे अव्वल दर्जे के स्ट्रक्चर हैं जो इस दौर में एक बड़ा वर्टिकलाइज दिखे गए थे। भारत डायनामिक्स, सोलार, इन दोनों में 20 डे वहाँ ब्रीच हो गए। पीआई इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, आज बहुत दिनों बाद मैं इसमें शॉर्ट दिख रहा हूँ, विटनेस कर रहा हूँ शॉर्ट, और बीएससी में भी। तो आज बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद शॉर्टिंग विटनेस करी। और लास्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की। आरबीएल बैंक, ग्रैनुअल्स कोलैप्स हुआ, सीएससी में मोमेंटम था वो कोलैप्स हुआ। एमसीएक्स ने, मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि एमसीएक्स ने आज 8315 पे अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लीच किया, फर्स्ट टाइम पोस्ट 9th of May। और फेडरल बैंक, ये भी एक, तो आज अनुज जो स्टॉक्स लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग वाली साइड पे खड़े थे, आज वो थे जिनके सहारे हमने पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने में एक स्ट्रॉन्ग जर्नी तय की थी। आज क्रिटिकल स्टॉक्स थे अनुज। बिल्कुल वीरू। खैर वीरू, अब थोड़ा सा आखिरी चरण में बढ़ते हैं कार्यक्रम के, और 25,350 को फिर भी बचा के जा रहे हैं। 3:20 हो गया, तो एक काम करते हैं, क्यों ना मार्केट का पंचनामा का टीजर कर लें और फिर क्लोजिंग पर आएंगे। श्रेय बताइए आज क्या सवाल है? एशियन पेंट्स पे सवाल पिक किया है। डीलो के आसपास आज क्लोज होने की तैयारी कर रहा है एशियन पेंट्स। पिछले कुछ सत्रों से ठीक ठाक रिटर्न दिया है इसने, और नेगेटिव क्यूज के बाद भी डट के खड़ा रहा, लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस गिरावट को, क्या करना चाहिए? थोड़ा कंसेंसस हो गया था, बहुत चल गया था स्टॉक। आई थिंक 3-4 दिन तो हमने स्टॉक्स स्पॉटलाइट में और बिग स्टॉक्स में भी लिया था। आई थिंक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन व्यू वही है, एक हार्ड बॉटम बना चुका है ये स्टॉक, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर लोअर लेवल बाइंग आए। और एक महीने में 10% चला है स्टॉक, थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन है अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। ओके, थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में अभी भी है, तो जिनके पास है वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड पर एक सवाल है, सुनीता जी पूछ रही हैं, 5,425 के लेवल पर कारोबार करता हुआ डे हाई पे निचले स्तर से ठीक ठाक रिकवर होकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे अब वो? देखिए, मेरे ख्याल से जो नंबर्स आए थे उसके बाद जितना गिरना था वो गिर चुका है, लेकिन भागेगा नहीं अभी ये स्टॉक, यहाँ से टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि अब इसमें जो वन वे तेज़ी आई थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये स्टॉक मार्केट परफॉर्मर टाइप का होकर रह जाएगा थोड़ा सा, अनलेस कुछ रियली स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। अब देखिए 12 महीने का मूव देखिए आप, 2% नेगेटिव है ना, तो वो जो एक वन वे तेज़ी चल रही थी हर क्वार्टर के बाद जो भाग रहा था, वो रैली तो खत्म हुई है यहाँ पर। थोड़ा सा अब आपको इसको समय देना पड़ेगा। अब ये वो उस मोमेंटम वाला, हाँ अब ये मोमेंटम वाला स्टॉक रहा नहीं। चलिए 335 पर हम वापस आएंगे और आप उसके बाकी सवालों के जवाब लेंगे मार्केट का पंचनामा में। फ़िलहाल एक जरा पेटीएम देखिए आप एक बार ज़रा, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है, 4% ऊपर पेटीएम का स्टॉक। बहती जी, ये क्या जा रहा है इस बार 4 डिजिट में? 1000 कई बार रुका है 1000 के पास आकर। जी अनुज जी, मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, और जिस हिसाब से अभी इसमें पिछले 3-4 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट बना है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे मैं बोल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 990 तक का जोन दिखाने के लिए। 1000 एक ज़रूर साइकोलॉजिकल नंबर है जहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वो एग्जॉस्ट हो सकता है। 990 जिनके पास भी लॉन्ग है 990 तक के लिए होल्ड करे पोजिशन को। स्टॉप लॉस जो है उसे सिर्फ 920 के आसपास में रखें। ओके, पेटीएम बनी रहने की सलाह है फिलहाल। अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी, 4% के करीब इसने मूव दिया आज के सत्र में। एफएमसीजी स्टॉक्स हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, और आज जिस तरीके से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चले भी हैं। एक बार डाबर का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। डाबर ने आज कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि पिछले कुछ सत्रों में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई, फ्लैट क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। Q1 अपडेट ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, काफ़ी चला भी है स्टॉक उस अपडेट के बाद। मानस जी, अब क्या स्थिति लग रही है डाबर की? देखिए, ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, और 2 दिन पहले ही स्टॉक ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आज मॉर्निंग में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन वहां पर बाइंग देखने को मिल गई है। मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 540 रुपए की तरफ होगा, और अभी भी करंट लेवल्स में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 514 का स्टॉप लॉस लगाने। ओके, डाबर ये हो गया इस समय एक ट्रेड। निफ्टी बहुत ख़राब क्लोज, 25,350, मतलब डे लो के आसपास हम बंद हो रहे हैं। डे लो 25,342 ही था, और उस रेंज के लोअर एंड पर जाकर बंद हुए। आज भारती में एक ब्रेकडाउन आया है,
भारती का चार्ट देखते हैं एक बार जरा। रुचित, भारती ट्रैक किया क्या आपने? एक आज के ब्रेकडाउन को कैसे देख रहे हैं आप? ये काफी ओवरबॉट सेटअप थे रिसेंट रनअप के बाद में, और आज वो ओवरबॉट सेटअप से नो यहाँ पे रिसेंट रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। तो आई थिंक थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में रह सकती है शॉर्ट टर्म में। जो इसका मेन 40 डेमा है वो 1920 के आसपास है। सो आई थिंक थोड़ी और करेक्शन एक्सटेंड होके 1920 के आसपास तक का डीपीएस स्टॉक में रहना चाहिए। ओके, भारतीय एयरटेल डीलों के आसपास क्लोज होने की तैयारी, 3% की गिरावट के साथ आज क्लोज हो रहा है। कुछ और काउंटर्स को डिस्कस करते हैं जो ठीक ठाक क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। टाटा मोटर्स ये पिक में शामिल था हमारे, इसने ठीक परफॉर्मेंस दी आज मार्केट में दबाव होने के बावजूद। आप देखिए डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। टीसीएस रिजल्ट से पहले थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे भी नज़र आ रही है और निचले स्तरों से टीसीएस भी देखिए थोड़ा सा सुधर के क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। मारुति आज गेनर्स में शामिल, अच्छी तेज़ी थी। इंडसइंड बैंक शुरुआत से तेज़, जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी थी और ये डिस्कस भी किया हमने। जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस आज हमारे पिक्स में भी शामिल, यहाँ पर भी बाइंग होती हुई नज़र आई। सोमिल जी, एक बार बजाज फाइनेंस का चार्ट आप दोबारा देखें। बजाज फाइनेंस जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में बाइंग नज़र आ रही है। श्रीराम फाइनेंस शायद आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। एक बस श्रीराम फाइनेंस भी रखिएगा स्क्रीन पर। लेकिन सोमिल जी, मैं आपसे बजाज फाइनेंस जानना चाहूँगी, इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है ये? अगर इन लेवल्स पे कोई चेज करना चाहे तो कर सकता है क्या? इस समय ये एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है और मैं वेट करना चाहूंगा। डेफिनेटली ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और मीडियम टर्म आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है। ब्रेकआउट लेवल्स इसके 960 के ऊपर है, तो 960 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 918 पर जो प्रीवियस स्विंग लो है वो एक स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ ट्रेल करके ये पोजिशनली आप ट्रेड कर सकते हैं। मीनवाइल टीसीएस का इंटरडे चार्ट देखिए, अब 3400 की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। एक बार लेकर आइए जरा इंटरडे चार्ट। ये देखिए 3400 पर। आशीष जी, ये तो नहीं लग रहा कि काश स्प्रेड की वजह से सीधा 1 लेग ही ले लिया होता कॉल का? जी नहीं अनिल जी, इनफैक्ट स्प्रेड थोड़ा सा फेवरेबल है क्योंकि न्यूज़ जो इवेंट के पहले प्रेफर्ड स्प्रेड से ही ट्रेड करना रहता है। तो हमें लग रहा है कि ज़रूर अभी स्टॉक तो चल गया है, रिएक्ट अच्छा कर रहा है, बट स्प्रेड फेवरेबल रहेगा दर्शकों के लिए। स्प्रेड फेवरेबल रहेगा। देखिए ये कॉल्स थी, एक बार देख लेते हैं ये कॉल्स कहाँ पर हो गई। टीसीएस की देखिए 3380 की कॉल की बात हुई थी, तब 79 रुपीज़ पर था, अब ये 86 पर आ गया है। और दूसरा एक बार वो जो सेल वाला था वो पहले वो प्लेट रख दीजिए ज़रा। पहले वो प्लेट रखिए। नहीं ये नहीं, पहले वो हाँ, और पहले वाली हाँ 3500 की कॉल 33 रुपये पे सेल था, अब ये कितने पर आ गई? ये जस्ट टू एक्सप्लेन, जो हमारे दर्शक हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों स्प्रेड काम करता है ऐसे में। अब वो कॉल दिखाइए ना कितने पे एक बार। अब वो 34 रुपये पर है। तो देखिए जो 3500 वाली है वो सिर्फ 1 रुपये भागी, लेकिन 3380 वाली जो है वो 7 रुपये भागी। तो वो 6 रुपये का आपको फिर भी एक फ़ायदा हुआ, लेकिन वो स्प्रेड से फ़ायदा ये हुआ कि अगर कल को मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता, कुछ हो जाता, तो एटलीस्ट आपका इन दैट केस लॉस कम होगा। तो इस वजह से वो स्प्रेड अब अच्छा खासा आपके फेवर में होगा। और जैसा आशीष ने कहा कि जाएंगे, लेकिन इस स्प्रेड के साथ ही। इसके अलावा और क्या इस समय स्टॉक है जो चल रहा है, एक बार उन पर नज़र डालते हैं। निफ्टी डे लो पर आया। सो प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी कॉल ली गई थी। मानस प्रेस्टीज 1700 के ऊपर बंद हो रहा है फ्यूचर्स में, अब क्या भी होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में एक रिकमेंडेशन मैंने दिया था जहां पर 1750 के टारगेट मेंशन किए गए थे, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस उस टाइम पे 1659 था। आई थिंक अब उसको रिवाइज करके 1669 पे लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी भी करंट लेवल्स पे भी एक बाय बनता है। ओके, करंट लेवल्स पे भी बाई बनता है। प्रेसियस स्टेट्स अच्छी तेजी के साथ डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी। चलिए अब क्लोजिंग तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी 0.1% की गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 0.1% की गिरावट। बिग वॉल पे समझते हैं अनुसर से, ओवर टू यू सर। बिल्कुल श्रेया, देखिए 120 पॉइंट नीचे थे हम निफ्टी पर, 25,350 के आसपास ही बंद हुए। निफ्टी बैंक ये भी करीब 0.5% नीचे था और निफ्टी आईटी भी करीब 0.5% नीचे था। तो आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी।
कोई इंडेक्स को स्पेयर नहीं किया गया। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा कम गिरे, लेकिन गिरे ये भी 0.13%। एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब नहीं था, लेकिन था डिक्लाइंस के फेवर में। 1239 बढ़ने वाले शेयर थे और 1447 गिरने वाले शेयर थे। अब ज़रा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, यहाँ पर किस तरीके के मूव थे। सिर्फ एक रियल एस्टेट और एक मेटल, ये दो ही इंडेक्स थे जो ग्रीन में बंद हुए। उसके अलावा डिक्लाइन काफ़ी थी। सबसे बड़ी डिक्लाइन आज डिफेंस में आई। देखिए 2% डिफेंस इंडेक्स आज नीचे बंद हुआ, ये थोड़ी सी दिक्कत रही यहाँ पर। और उसके अलावा और क्या नीचे था आपका FMCG, आपका PSU बैंक्स, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, फार्मा और बैंक्स, यहाँ पर गिरावट आई। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। सबसे नीचे था भारती, ये आज थोड़ा सा कोलैप्स हुआ स्टॉक 3%। एशियन पेंट्स भी 2% टूटा। HDFC लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, इन्फोसिस, BEL, डॉक्टर रेड्डीज़, NTPC, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ गिरावट रही। गेनर्स में इंडसइंड बैंक टॉप पे था एक्चुअली आज, वैसे ज़्यादा बड़े मूव नहीं थे, सिर्फ 1.5% ही था। मारुति, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और TCS ग्रीन में बंद होता हुआ, करीब 3400 के करीब आकर TCS ग्रीन में बंद होता हुआ। तो ये कुल मिलाकर आज का मार्केट का लेखा जोखा ख़राब सेशन था, विदाउट अ डाउट ख़राब सेशन था, लेकिन शायद ब्रेकडाउन अभी भी इसे नहीं मानेंगे। जी बिल्कुल, ब्रेकडाउन शायद अभी भी नहीं मानेंगे। 350 के स्तर को भी बचा गया। और मेटल और निफ्टी रियल्टी, बस दो स्पेस में आज बाइंग थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्लैट क्लोज हुआ है। अब TCS के नतीजे आ जाएंगे शाम को, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, वो कैसी रहती है, इससे ITP का इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही पूरा मार्केट कल कैसे वो ड्राइव करेगा वो कल पता चलेगा। शुक्रवार शुक्र होगा कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।